नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे सारे ही व्यूअर्स का। मेरे साथ है अजय और डिम्पी और आज का दिन और मौका खास है क्योंकि हम मना रहे हैं ईटी नाउ की 14th एनिवर्सरी, यानी 14 ऐसे साल जहां ईटी नाउ ने दर्शकों का मार्गदर्शक किया है और हर इस मोमेंट में अजय तो खुद प्रेजेंट भी रहे हैं। डिम्पी और मैं तो खैर बाद में हमें ये सौभाग्य मिला कि वी कुड जॉइन दिस नेटवर्क, बट आई एम श्योर 14 साल में बहुत सारे साइकिल्स देखी होंगी मार्केट की और बहुत सारी लर्निंग रही होगी, व्यूअर्स के लिए बहुत सारा कंटेंट जनरेट हुआ होगा। अजय, कैसे रहा ये 14 साल? अगर आपको आई एम श्योर 2-3 लाइनों में तो बताना बहुत मुश्किल है। बहुत ही शानदार रहे हैं 14 साल हमारे। हम निफ्टी जो है 3,900 का था, हम 19,000 पे आ गए। 4.5 टाइम तो निफ्टी गया है करेक्शन के बावजूद, एडजस्टेड फॉर करेक्शन। तो ये बड़े भाई की बर्थडे है। बड़ा भाई आज 14 साल का हो रहा है, छोटा भाई 1.5 साल का है, लेकिन मुझे छोटा भाई भी पूरे करेगा क्योंकि बड़े बड़े मार्केट दिग्गज सारे देसी विदेशी मार्केट दिग्गज बड़े कॉर्पोरेट्स ईटी नाउ पे आज दिखेंगे। तो बहुत बड़ी जर्नी ईटी नाउ ने एक प्ले की है। सारे सपोर्टर्स को, सारे व्यूअर्स को ढेर सारा धन्यवाद। आपकी सपोर्ट के बिना ये हो नहीं पाता। मैंने तो ईटी नाउ में ज्वाइन किया था 2008 में सॉरी, और 15 साल हो गए मुझे भी यहाँ पे। और इसी के बेस पे ईटी नाउ स्वदेश जो है, बड़ा भाई अगर है तो थोड़ी छोटे भाई की दादागिरी तो होती है कॉलेज में। ये तो आपने देखा ही है। पैम्पर्ड भी होता है। तो ये सारे मजे आज ईटी नाउ पे भी आपको दिखाई देंगे। शंकर शर्मा, चुखानी जी, बंसाली जी, समीर अरोरा, अतुल सूरी, सारे बाजार की बातें करेंगे। बड़े बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट्स भी आएंगे आज पूरे दिन, तो कहीं मत जाइएगा। आज एक सुपर फ्राइडे हम यहाँ स्वदेश पर भी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बड़े ट्रेड्स की जो आज की, क्योंकि ट्रेडिंग के आज के दिन का ट्रेड तो समझना जरूरी है। अब यूएस मार्केट से तो लगातार संकेत अच्छे दिख रहे हैं, वहां पर तो इनफैक्ट सपोर्टिव ग्लोबल एनवायरनमेंट इतना बना हुआ है। अजय, कोई दिक्कत वाली बात दिख नहीं रही है ज्यादा? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत सरप्राइज था। कल यूएस मार्केट एक्चुअली बढ़ गया। अगर आप डाउ और नैस्डैक को देखें तो उसमें तेजी दिखाई दी। वो तो छोड़िए साहब, अब लोग देखिए, बाजार जब गिरना नहीं चाहता है ना, तो वो हॉकिश कमेंट्री के बाद भी गिरता नहीं है। ये तो छोड़िए, आप ईसीबी ने तो साफ तौर पर रेट बढ़ाने की बात की है, बढ़ा दी और आगे भी बढ़ाने की बात की कि डेटा सपोर्टिव नहीं है। उसके बाद भी आपको यूरोपियन मार्केट बढ़ते हुए नजर आए थे। तो ये बाजार का मूड इस समय, ग्लोबल मूड, वो 2, 4, 6 महीने नहीं देख रहा है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाजार 8, 10 महीने, 12 महीने की डिस्काउंटिंग पहले करता है। और ये आपने यूएस मार्केट में भी देखा कि हॉकिश कमेंट्री आए, डविश कमेंट्री आए, बाजार में हम तो नहीं गिरेंगे। ये आपको यूरोपियन मार्केट में भी यही दिखाई दिया। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको जल्दी से एक बात और बता दूं कि बाजार इसलिए भी बढ़ रहा है, पोजीशनिंग बहुत ज्यादा नहीं है। बोफा का जो डेटा आप बता रहे थे उस दिन, अभी भी ग्लोबल फंड मैनेजर्स बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हुए हैं और वो उनके कैश लेवल्स अभी भी काफी एलिवेटेड हैं। पहले से कम हो गए, थोड़ा डिप्लॉय किया है, लेकिन एक बहुत ओवरवेट पोजीशन एक्विटीज पे भी नहीं हुई है। और जब तक पूरी जनता एकदम गंगो नहीं होगी बाजार में, रैली थमने वाली नहीं है क्योंकि पोजीशनिंग कम है। ये आपको यूएस मार्केट में दिख रहा है अभी नियर टर्म में। इनफैक्ट अरविंद जी, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यहां से लेके दिसंबर तक 2-3 पॉलिसी का तो लेखा जोखा फेड ने पहले ही दे दिया आपको। ईसीबी ने भी ये कह दिया, जैसे ही फेड या ईसीबी या कोई भी सेंट्रल बैंक थोड़ा सा रोड मैप देता है, 2 रेट और बढ़ाएंगे, तो यानी 2 पॉलिसी की फैक्टरिंग आज। ईसीबी ने कहा कि हम रेट बढ़ा रहे हैं और अभी जल्दी काटेंगे नहीं, शायद 1-2 जुलाई में रेट और बढ़े, तो यानी 2-3 पॉलिसी की फैक्टरिंग आज होगी। और इसीलिए बाजार, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट बहुत सपोर्टिव चल रहे हैं। हमने पहले तो यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया इंडिया में, अब हम उसके साथ रैली कर रहे हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के बारे में भी अजय बता दीजिए, इस समय भारत के अंदर कैसे देखना चाहिए? क्योंकि कल जो बैंक निफ्टी ने 43,800 को तोड़ दिया, आज ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए आएगा या फिर बैंक निफ्टी को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, नॉन बैंक निफ्टी यानी कि नॉन बैंकिंग शेयर्स पे ही ज़्यादा ध्यान दें जहाँ पे ज़्यादा अच्छा बज़ है? डिम्पी, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि 43,900, 800 का जोन जो हमने छोड़ा है बैंक निफ्टी पे, वो एक्चुअली अच्छा साइन नहीं है। इसके पहले भी हमने ऐसा देखा है कि निफ्टी 18,700 के ऊपर बंद हो रहा है, 120-15 के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हो रहा है। कहीं ना कहीं झिझक है बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि नई पोजीशन, नया पैसा बैंक निफ्टी में, पीएसयूज चल चुके हैं, इनफैक्ट टॉप से नीचे हैं। प्राइवेट बैंक्स बहुत साइडवेज चल रहे हैं, छोटे छोटे मूव्स दिख रहे हैं। जो बड़ा पैसा जो नहीं चला हुआ है वो आपको एनबीएफसीज में दिख रहा है, छोटी एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन उनका बैंक निफ्टी वेट नहीं है। तो नया पैसा फाइनेंशियल्स के जिस एरिया में जा रहा है वो बैंक निफ्टी को उठा नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको बैंक निफ्टी लैकलस्टर लगता है।
बहुत बड़ी भीषण अगर मंदी नहीं आए बैंक निफ्टी के अंदर, 43 के नीचे नहीं जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि बाजार को हार्म करेगा, क्योंकि इस समय निफ्टी को नॉन बैंक एरिया से बड़ी मदद मिल रही है। आपको आए दिन आईटी स्टॉक्स चलते दिखते हैं, कल भी आपको कुछ आईटी स्टॉक्स अच्छे दिखे थे क्योंकि नैस्डैक सपोर्टिव है। रिलायंस 2500 के ऊपर सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, 2-3 दिन चला। तो नॉन बैंक्स हिस्सा बैंक निफ्टी अपने निफ्टी को अभी तक सपोर्ट करते आए। कल की क्लोजिंग तब भी अगर आप देखिए 18,700 के आसपास ही है और आज बाइंग आ सकती है। तो अभी ये कहना कि मंदी की ज़्यादा चांस है वो मुझे मुश्किल लगता है। बाइंग ऑन डिप्स आएगी क्योंकि लिक्विडिटी चालू है। बैंक निफ्टी के अलावा, निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा कल थोड़ी सी स्क्वेयरिंग ऑफ हमने स्मॉल कैप मिड कैप में भी देखी। वो इंडिसेस भी हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी से बेहतर बंद हुई, लेकिन लाल निशान में बंद हुई। लेकिन अगर आप उसके डीप में जाके देखेंगे, आपको मिड कैप इंफ्रा स्टॉक काफ़ी ब्लॉक्स होते हुए नजर आए। हेल्थ केयर छोड़िए, अब हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, ब्रोकरेज नोट्स भी आ रहे हैं। तो ये वाइब्रेंट हिस्सा है बाजार का, इसी पे अभी फोकस करना पड़ेगा। शायद बैंक निफ्टी निफ्टी आपको बहुत क्लियर ट्रेड्स ना दे, इसीलिए स्टॉप लॉसेस खा रहा है। कल सुशील केडिया भी यही कह रहे थे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पिछले 1 महीने से शॉर्ट वालों के भी स्टॉप लॉसेस खा रहा है, लॉन्ग वालों के भी स्टॉप लॉसेस खा रहा है, क्योंकि 18,700 ऊपर में तोड़ता नहीं है। 44,200 बैंक निफ्टी ऊपर में ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो इस समय अगर आप कंपल्सिव निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप इंडिविजुअल काउंटर्स पे दांव लगाए, वहां पे ज्यादा पैसा बनने की गुंजाइश है। लेकिन लगे हाथ डिम्पी, ये भी बता दीजिए कि एफएनओ में क्या हो रहा है, डेटा क्या कहता है? देखिए कल वैसे ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ मार्केट के अंदर, क्योंकि कल शॉर्टिंग हुई थी थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्टिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि उसने प्राइस के साथ शॉर्ट किया अपने आप को। लेकिन अगर आप निफ्टी चेक करेंगे, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा की शॉर्टिंग तो हो रही थी, लेकिन प्राइस ज़्यादा डिप्लीट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे शेयर्स थे जो चर्न करके उसको बचा रहे थे। फिलहाल आपकी स्क्रीन पे जो नंबर देख पा रहे हैं, कल की जो क्लोजिंग है निफ्टी कितने में बंद हुआ वो था 18,688 पे, यानी कि अगर आप चेक भी कर रहे हैं तो 18,600 भी नहीं टूट रहा उससे। जबकि बैंक निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर 44,000, 43,800, 43,500 3 सपोर्ट ब्रेक की। इसका मतलब ये बात तो पहले से ही तय था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, और बैंक निफ्टी में जो 2% का ही ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन इसकी क्लोजिंग भी 43,500 के नीचे आई है। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर इसमें ज़्यादा क्या देखा जा सकता है, पहले किससे पिक्चर इमेज ज़्यादा क्लियर होगी। मैं फिर से बोलूँगा बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा क्लियर करेगा। कल भी हमने ये बात आपके सामने जोर से रखी थी कि सौदा तभी पंच करना जब बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर दिखे। अगर बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे दिख रहा है, सौदा लॉन्ग का मत लेना, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहेगा। और कल किसी ने अगर बैंक निफ्टी को देख के सौदे प्लस नहीं किए हैं तो वो अच्छा है, खुशी मना रहा होगा। लेकिन आज भी इसी चीज़ को देखने का दिन है। एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी आप बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं ना, इसको पहले 10, 15, 20 मिनट जाने दीजिएगा। आज भले हम 40 पॉइंट ऊपर है निफ्टी के हिसाब से, पर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट कर रहा है पुल बैक में, ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर 43,300 के नीचे चला गया तो 200 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी आज आपके लिए फिर से एक इंडिकेटर होगा कि आपको सौदा इंडेक्स का लेना है कि नहीं लेना। वैसे अगर आप देखें तो अवॉइड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 120 पॉइंट का प्रीमियम बैंक निफ्टी पर अभी भी बना हुआ है। इसका मतलब स्ट्रेंथ यानी कि इच्छा शक्ति बैंक निफ्टी को खरीदने की वो भी थोड़ी कम नहीं हुई है। आते हैं पुट कॉल रेशियो पे, वो करीब करीब 1 के नीचे दोनों का खिसका है, यानी कि बुल्स की जो ग्रिप है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, लेकिन मैं बोलूँगा इतनी कमज़ोर भी नहीं है। कल सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया है, क्या एक दिन की गिरावट के बाद नीचे आ गया? जी हाँ, उसका जवाब है नहीं, अभी वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। वो ओवरसोल्ड होगा जब उसका पीसीआर जो आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 062 लिखा है, जब 050 के नीचे पहुंच जाएगा तो अभी भी बैंक निफ्टी के टूटने की संभावना है, अगर आज वो पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब बैंक निफ्टी को पहले वॉच कीजिएगा, बाद में निफ्टी के सौदे प्लस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका पहला इंडिकेटर हाथ पकड़ के जो चलेगा वो बैंक निफ्टी ही चलेगा। आ जाते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे। देखिए कल बाजार चल रहा था परसों, उसके बाद कल टूटा। दोनों ही कंडीशन में विक्स में कुछ नहीं हुआ। मार्केट के अंदर फियर ही नहीं है, मार्केट को किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ये जो डर ना होना है ना, ये कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। बुरा उन लोगों के लिए जो ट्रैप होने जा रहे हैं, और अच्छा उन लोगों के लिए जिनको भी स्ट्रेंथ मिलने वाली है। इसलिए विक्स को आप देखना ही फिलहाल बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये 13.5 या फिर 11 के और नीचे नहीं जाता, आपके किसी काम का नहीं होगा। 11 से 13.5 का विक्स है। आते फिर हमने रिटेल का कल चेक किया तो रिटेल ने कल थोड़ा बहुत माल बेचा है। कल अगर एफआईज का देखें तो एफआईज ने भी माल फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत बेचा है। हाँ, कैश के अंदर उनकी अच्छी खरीदारी हुई है। जब आप ये बात के मन में भी चल रहा होगा, जब 3,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कैश के अंदर आ गई तो फिर माल बेचा किसने? कल बाजार नीचे आ कैसे गया जब एफआईज 3,000 करोड़ का खरीद रहे थे? तो
उसका इसका पूरा श्रेय जाएगा ये 13,000 करोड़ का नंबर जो आप इंडेक्स ऑप्शंस में देख पा रहे हैं यहां पर, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर चर्निंग हुई है, कैश के अंदर खरीदारी हो गई है। एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग 51% है, 2% से कम हुई है, और रिटेल की लॉन्ग होल्डिंग करीब 49% है, वो जस की तस है। ओके, और राइट, ठीक है। तो डिम्पी, आज दो कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखें हमारे व्यूअर्स? देखिए, आज शुक्रवार, आज 2 की जगह 1 कर लीजिए शेयर, थोड़ा लोड कम करके जाइए, और कल का जो दिन डैमेज हुआ है उसको थोड़ा आज कंट्रोल करने दीजिए। इसलिए थोड़ा सेफ्टी वाला शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है सिप्ला। इस पे ध्यान रखिएगा। जब कहते हैं ना अच्छे दिन आते हैं तो फार्मा कंपनीज के चौतरफा अच्छे दिन आने लगते हैं, ब्रेकआउट मिलता है, यूएसएफडी से अच्छी खबरें आने लगती हैं, आपको हेजिंग का टूल अच्छा मिल जाता है, डेज हाई पे क्लोज करता है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन जाती हैं, मार्केट के उलट चलने लगते हैं। ये सब कुछ सिप्ला के अंदर आपको दिख जाएगा। गैप की फिलिंग भी हो रही है, डॉक्टर रेड्डीज और भी कई सारे शेयर है, ल्यूपिन वगैरह भी। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सेफ हिसाब से देख रहे हैं, सिप्ला को देख सकते हैं। इसके अंदर ब्रेकआउट है, फ्रेश लॉन्ग खरीदारी है, 1.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, 50 दिन का ब्रेकआउट, 200 दिनों का ब्रेकआउट का ब्रेक दोनों मिलेगा, और आपको सेक्टर का सपोर्ट भी मिलेगा। इसलिए खाली सिप्ला पे ही आज आप ध्यान रख के ट्रेड कर सकते हैं। आज दूसरा शेयर नाम से ढूंढा गया ना, हमको मिला। ओके, आज आपका लोड हमने कम कर दिया डिम्पी जी, बिल्कुल परफेक्ट है। ये सिप्ला की गोली खा के हम जो है आज चिल मार लेंगे, चिल पिल जिसे कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कपिल और राहुल दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। कपिल, राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। राहुल से शुरुआत करते हैं। राहुल, कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, लेवल्स टू वॉच आउट फॉर, या यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेड अभी है नहीं? एंड गुड मॉर्निंग। तो एकदम क्लियर ट्रेड है। निफ्टी के केस में पहले बात करते हैं। 18,450 जब तक ब्रेक नहीं हो, क्लियर लॉन्ग है, नथिंग टू बी fearful अबाउट। जितने भी डिप आते हैं बाय किए जा सकते हैं जब तक 18,450 का लेवल होल्ड करे। अभी भी निफ्टी एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है। आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो इन द मनी पुट्स जो जून एंड एक्सपायरी के लिए है रिटर्न, वो अभी तक रिटर्न ही है। थोड़े कॉल्स का मात्रा बढ़ गए हैं, जिसका मतलब है जो पुट राइटर्स हैं बस थोड़े से 1:3 में भी उनका शॉर्ट पुट्स हेज कर रहे हैं, बट कोई चेंज नहीं है ट्रेंड में। तो 18,450 जब तक ब्रेक नहीं हो, बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। अभी आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 43,700 में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो एक बहुत ही पॉपुलर कन्वेंशनल पैटर्न माना जाता है, कंफर्म हो जाता है। वो कंफर्म हो गया है, बट अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखेंगे 43,500 के जो जून एंड के पुट्स हैं, और हालांकि मार्केट आप नोटिस करेंगे कल 43,500 के नीचे ही बंद हुआ था या उसके आसपास बंद हुआ था। ये पुट का कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है अभी तक, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो ऑल्दो ब्रेकडाउन हुआ है, बैंक निफ्टी अभी एक नो ट्रेड जोन में चला गया है। बेस्ट वे टू ट्रेड बैंक निफ्टी आज के डेट में या जो आने वाले वीकली एक्सपायरी में, शॉर्ट स्ट्रैटल्स विद ऑफसेट्स, जो एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी होता है, वो बेस्ट वे होगा ट्रेड करने के लिए। तब तक हम बैंक निफ्टी नहीं टच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 43,800 के ऊपर क्लोज होता है, ये लेवल नोट करना जरूरी है, 43,800 के ऊपर एक बुलिश क्लोजिंग देता है, तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये नेगेट हो जाएगा, और फिर एक इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा जो बैंक निफ्टी को अपने पिछले ऑल टाइम हाई से जो 44,550 के आसपास है उसके ऊपर लेके जाएगा। कपिल, आप कैसे ट्रेड करेंगे पहले बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेड्स, उसके बाद हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं राहुल को एक बात बोलना चाहूंगा। राहुल, मैं आपकी इस बात को बहुत ही तारीफ करना चाहता हूं कि आप दिन की शुरुआत एकदम स्वदेशी नमस्ते से करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया बात है, बड़ी पसंद आती है मुझे आपकी बात। कपिल जी, नमस्ते आपकी। अब आप बताइए ट्रेड्स। जी नमस्ते। तो सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट में जस्ट एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले ले तो वहां पे यूएस मार्केट में जो S&P 500 का जो इंडेक्स होता है, जो काफी एक अच्छे से मोमेंटम में आ रहा है, और उसने भी एक अच्छा सा फ्रेश ब्रेकआउट दिया हुआ है 4,320 में, और 2 से 3 दिन तक वहां पे सस्टेन भी कर रहा है। अभी SPX 500 4,425 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे और भी इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लगती है कि 4,480 से लेकर 4,500 तक का एक मूव हमें देखने में मिल जाए। तो आपका ग्लोबल मार्केट भी काफी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम में चल रहा है। और वैसे ही बैंक निफ्टी के यहाँ पे हम आते हुए देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अच्छा ही है। मीन्स लेट्स से कल के दिन में बैंक निफ्टी भी नीचे गिरा हुआ था, निफ्टी भी नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जो उसके इंट्राडे के सपोर्ट लेवल है वो भी मार्केट ने ब्रीच नहीं किया हुआ है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो
10% की मार्केट की अपसाइड मोमेंटम हो रही है। काफी बार इंडेक्स एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया हुआ था, लेकिन कौन सा भी रेजिस्टेंस लेवल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने सपोर्ट लेवल को ब्रीच कर पाए। और कल की जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम थी वहां पे तो इंट्राडे की भी सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं हो पा रहे थे, तो वो एक अंडरलाइन काफी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है। आज के दिन के लिए मैं देख रहा हूँ कि 18,008 जो कल का जो लो था वो एक सपोर्ट लेवल था, वहां से आज ग्लोबल मार्केट के जो संकेत हम देख रहे हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम ही है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक अप्रोच तो पॉजिटिव मोमेंटम का ही रहेगा। तो 18,667 आज के दिन के लिए काफी अच्छा सपोर्ट लेवल लग रहा है। और ऊपर में माइल्ड हर्डल हमें कुछ 18,780 के यहाँ पे लग रहा है, जो 2 दिनों से मार्केट वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर 18,780 का लेवल हमें ब्रीच होते हुए देखने मिलता है तो आने वाले वीक में हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर से अपना एक ऑल टाइम हाई लेवल क्लेम कर सकता है। और आते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का जो 24 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बनी हुई है और वो अभी अपने एक लोअर बैंड पे चल रहा है। लेट्स से 44,400 ऑन द हाई साइड एंड 43,400 ऑन द लोअर साइड। तो वो 24 दिनों की एक रेंज बनी हुई है। कल एक काफी स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल बना हुआ था, लेकिन वो अपने लोअर आ चुका है। अंडरलाइन टोन बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है, लेकिन बैंक निफ्टी की कमजोरी कंपैरेटिवली अदर इंडाइसेस और ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा कमजोर है। तो वहां पे हमें दूसरे जो सेक्टर्स जो काफी मोमेंटम में है, निफ्टी है, एफएमसीजी काउंटर्स है, फार्मा सेक्टर्स है, तो वहां पे हमें पॉजिटिव व्यू बनाना चाहिए और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने मिले इनिशियल स्टेज पे, उसके बाद में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए अब स्पेसिफिक ट्रेड्स की बात कर लें। बिल्कुल, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में ले लेते हैं। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए तो हमने एक व्यू दे दिया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का। आप जो ट्रेडिंग बेट्स देख रहे हैं, कपिल आपसे, राहुल आपसे, उन्हें क्या बताएंगे? राहुल पहले आप बताएं, आपकी आज की स्पेसिफिक बेट्स क्या हैं? बुलिश बेट्स हैं, बाय बेट्स हैं सारी? दोनों बाय बेट्स है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो एशियन पेंट्स है, करंट मार्केट प्राइस पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 3186 और टारगेट होगा 3390। एशियन पेंट्स इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बुलिश लग रहा है, तो इवन हायर टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा डिमांड जोन से बाउंस होके आ रहा है और कॉन्स्टेंटली हायर हाई लोज बना रहा है ये स्टॉक। दूसरा है कार्बो यूनिव, वो भी करंट मार्केट प्राइस पे लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 1150 और टारगेट होगा 1298। ठीक है कपिल, आपके शेयर कौन से हैं आज के? कपिल, आपके शेयर्स? कपिल, आपको आवाज आ रही है? तो अपने शेयर्स आप बता दें आज के आपके ट्रेडिंग कॉल्स। Am I audible? यस बताइए। जी, तो आईटीसी स्टॉक एक मेरा चुनिंदा स्टॉक रहेगा। इसका जो हमने पहले से ही काफी टाइम से मींस स्टॉक ऑफ द ईयर हम इसको बोल सकते हैं। आईटीसी काफी लगातार एक अच्छी खासी रहा हुआ है और हर एक डिप में जो उसने एक हमने 27 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट करके जो बाउंस दिया हुआ है वो काफी अच्छा पूर्वार रहा हुआ है इन हिस्ट्री में। तो यहाँ पे भी स्टॉक का जो 27 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट करना और इसका छोटा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, वो काफी अच्छा एक फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। तो मुझे आईटीसी यहाँ पे एक बाय का बैट लग रहा है। 448 का लेवल जो अभी इस लेवल पे है, तो 435 के स्टॉप लॉस से हम इसको बाय कर सकते हैं और ऊपर में 475 का इसका टारगेट आएगा। और दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लेट्स से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, हर एक स्टॉक का कुछ एक मुझे काफी इनिशियल स्टेज है, लेकिन उसका कुछ स्ट्रक्चर चेंज होते हुए मुझे देखने मिल रहा है। रिलायंस भी अपने काफी नीचे के लेवल से आके ऊपर में अभी सस्टेन हो रहा है। तो मेरा दूसरा बैट यहाँ पे बीपीसीएल पे रहेगा। काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसने। डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन उसने डेली चार्ट पे दिया हुआ है और जो काफी टाइम से इसका कंसोलिडेशन पैच था उसके ऊपर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर से प्राइसेस ऊपर जा रहा है। हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। तो हर एक एंगल से ये स्टॉक एक पॉजिटिव बुलिश कंटिन्यूएशन साइन डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे 378 के करंट लेवल से बाय करने की हिदायत रहती है। 365 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में इसका इमीडिएट टारगेट जो आता है वो 395 का आता है। ओके ठीक है, तो बीपीसीएल भी आपकी लिस्ट में है, आईटीसी आपकी लिस्ट में है, कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि आज आप रिकमेंडेशन के तौर पर दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो आज के खबरों वाले शेयर जिसको हम त्रिमूर्ति शेयर्स कहते हैं वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं आप।
जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा आरके फॉर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन्स। इनके जो कंसोर्शियम हुई है, उनकी जेवी को जो है ऑर्डर आया है लगभग 15 लाख से ज़्यादा फॉर्ज्ड व्हील्स का भी ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आया है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज़ की बात करें तो 12,000 करोड़ के ऊपर का ये कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑफकोर्स अगले 3 साल तक ये स्प्रेड आउट होने वाला है। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है फोकस में रहेगा वो है आपके बल डील्स के ऊपर, और हमें कल बताया था कि एक्सिस बैंक फोकस में रहेगा, जहां पे बेन कैपिटल ने 0.75% स्टेक की जो है बिकवाली की है। और जो की बायर्स हमने देखा है वो इंक्लूड करते हैं दिग्गज एफआई बायर्स जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा जो है कैप्साइट इंफ्रा में जहाँ पे लगातार जो है ब्लॉक डील्स देखने मिल रही है, कल सोसाइटी जनरल ने भी जो है ऑलमोस्ट 1.62% स्टेक की एक्विजिशन की है। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कंपनीज आ रहे हैं जहाँ पे प्रमोटर बाइंग देखने मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वो इंक्लूड करते हैं एडवांस्ड एंजाइम टेक, BL कश्यप स्मॉल कैप कंपनी है, और इसके अलावा इंडो अमाइंस। तो इन तीनों स्टॉक्स पे भी इनसाइडर बाइंग पे जो है उस थीम पे ज़रूर फोकस रखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स शरद लेके आए हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कल BL कश्यप 10% ऊपर था। अगर आप देखें लास्ट आवर में एकदम चल गया, ये देखिए लास्ट आवर ट्रेड में, और अभी प्रमोटर के 50,000 शेयर करीब करीब खरीदने की बाइंग की खबर आ रही है। चार्ट चेक करके बताएं जरा कपिल, BL कश्यप ऑल टाइम हाई करीब है ये स्टॉक। कश्यप मीन्स इसका स्टॉक का एक स्ट्रक्चर पहले तो काफी टाइम से नेगेटिव मोमेंटम था, लेकिन अभी ये स्टॉक का कुछ काफी अच्छे लेवल से स्टॉक ने काफी अच्छा रिकवरी दिए हुआ है। 6 रुपए का स्टॉक अभी 44 के लेवल्स के यहाँ पे आ गया है। कल के दिन में काफी अच्छा मोमेंटम आया था 10% का, और ये 10% के मोमेंटम के पहले का जो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो स्टॉक की जो एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी वो स्टॉक ने टेक्निकली काफी अच्छा एक रीडेबल सिम्टम बताए हुए थे इसने कि 38 का काफी अच्छा सपोर्ट लगा और वहां से बाउंस मिल गए थे। 44 लेवल अभी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, लेकिन अभी भी मोमेंटम इसके बरकरार है क्योंकि कंसोलिडेशन पैच के बाद में इसका एक मूव आ रहा है। तो स्टॉक में अभी भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम मेंटेन हो सकती है, और उसका जो टेक्निकली जो मुझे नेक्स्ट वेज इमीडिएट हर्डल्स देखने मिलते हैं वो कहां ना कहां पे 50 के लेवल के यहाँ पे आते हुए देखने मिलते हैं। तो एक व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा और भी ऊपर में इजाफा हम देखने मिल सकते हैं 50 लेवल्स तक। कश्यप में बात हुई, इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं प्रमोटर्स की भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है इंडो अमाइंस, वहां पे भी प्रमोटर ने लगभग 1.5 लाख शेयर खरीदे हैं। क्या आज इसका भी इंपैक्ट होगा स्टॉक प्राइस में? राहुल, आप एक बार चार्ट चेक करके बताएं। इंडो माइंस की अगर हम बात करें तो स्टडी अपट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इवन दो अपट्रेंड में है, अभी तक ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आया है। जस्ट एक बात कहना चाहूंगा कि वॉल्यूम्स इस अपट्रेंड में साथ नहीं दे रहा है। रिसेंट 1 वीक के जो अपमूव आप देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है। लॉन्ग जा सकते हैं, बट एक थोड़ा सा कंडीशनल लॉन्ग दे सकते हैं। 126 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 122, और हायर टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। बट जब तक 125 126 क्रॉस नहीं होता है तब तक लॉन्ग नहीं जाने की सलाह देंगे। कैपेसिटी इंफ्रा ओके। इस बीच जो है 12,000 करोड़ का जो ऑर्डर मिल रहा है इस समय टीटागढ़ वैगन और आरके फॉर्जिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक सेगमेंट जाता है क्लोजिंग में जिसको हम कहते हैं खबर गर्म है वाला सेगमेंट। उसके अंदर हम आपके सामने इस तरह के कुछ शेयर्स रखते हैं। उसमें हमने टीटागढ़ वैगन के बारे में सबसे पहले हमने बताया था कि इसका अब ये पहिए बनाने वाले सेगमेंट में भी उतरेगी। पहले वैगन्स बनाती थी, अब इनका डिवीजन अपने आप में बहुत बड़ा हो रहा है, और ये वंदे भारत की गाड़ियाँ जो है उसके भी पहिए बनाएगी यानी उसके भी चक्के बनाएगी। तो टीटागढ़ वैगन्स का एक नया कैंडिडेट बन रहा है जो आगे चल के री रेट होगा। राहुल, एक बार आप इस शेयर को चेक किए तो टीटागढ़ वैगन्स 300% का रिटर्न मिल चुका है। हाँ, बिल्कुल, स्टॉक अभी भी बेहतरीन लग रहा है चार्ट्स पे, अभी भी लॉन्ग बने रह सकते हैं। जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो भी अभी तक बने रह सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या अच्छा प्रॉफिट में बने हुए, एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 388 का। और जो लोग फ्रेश एंटर करना चाहते हैं वो करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर कर सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरसोल्ड है, सॉरी ओवरबॉट है, बट ये कोई शॉर्ट अगर 10-15 दिन का भी नजरिया रहे तो दिस इज नॉट एनी अलार्मिंग न्यूज। तो लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, हमारे बड़े भाई ईटी नाउ आज अपनी 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो छोटे भाई ईटी नाउ स्वदेश में पार्टी क्यों ना हो, और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाजार में जो पार्टी कब तक चलेगी या अभी पार्टी शुरू हुई है करने के लिए हमारे साथ बाजार के सबसे खुश मिजाज फंड मैनेजर जुड़ चुके हैं।
और वो है समीर अरोड़ा। समीर जी, सबसे पहले तो आई एम श्योर निकुंज ने, आयशा ने आपको पहले ही कह दिया होगा, बट मैं पर्सनली आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने साल गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन, ढेर सारा प्यार और बहुत मजा आया पिछले 14 साल की जर्नी में यहाँ पे। और आप कितने साल के हो? 2 की 3 साल के? 3 साल, राइट? स्वदेश जो है वो दो का डेढ़ साल होगा। का है, 2 साल पकड़ लीजिए। 1.5 साल। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं फर्स्ट टाइम कब आया था ईटी नाउ में, तो उन्होंने कहा कि सेकेंड वीक में मेरी फर्स्ट रोल थी, मतलब 2009 Correct. जून में। So that तो मैं अभी देख रहा था कि ये अपना निफ्टी जो है समीर 3900 का था और अभी जो है ऑलमोस्ट 19,000 के कगार पे हम लोग खड़े हैं। तो आज मैं आपसे ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा, आज मैं अपने अनुभव, आपके अनुभव से हमारे व्यूअर्स को कुछ मिले कि भाई वाकई में पैसा बनता है या पोजिशनल ट्रेडिंग में ज्यादा बनता है, ट्रेडिंग में ज्यादा बनता है, या इस तरह की अवधि देख के 14 साल, 15 साल, 10 साल। नहीं, वो तो पक्का है कि खाले लंबे में बनता है। पहली बात तो है कि अब सिंपल बात करें कि टैक्स की तरफ से देखो कि जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं उसमें आप टैक्स दे रहे हो, या तो म्यूचुअल फंड में हो तो दे ही नहीं रहे बड़े सालों तक टिल यू सेल, बट अदरवाइज आप हर ट्रेड में 10 या 15% टैक्स दे रहे हैं। और जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करें या ये सब करें, जो बाय द वे हम करते हैं एज अ फॉरेन इन्वेस्टर, बट इंडिया में आपका टैक्स हो जाता है 39% या जो भी 35 जो भी। तो पहली बात तो वही हो गई। सेकेंड है कि जो हर वक्त नया आइडिया ढूंढना, हर दिन हर महीने, वो इम्पॉसिबल टास्क। सो द वे इट वर्क्स इज कि आप 30-35, जैसे हम करते हैं 30-35 स्टॉक लेते हैं, फिर उसमें से 8-10 स्टॉक में तो वैसे ही चलना होता है बिकॉज मार्केट में 1/3 स्टॉक वैसे ही घूम फिर के ठीक रहते हैं। बाकी 1/3 में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपके अच्छे मिल गए तो वो आपने रख लिए, और फिर हल्के हल्के किसी स्टॉक ने आपको डिसअपॉइंट किया तो उसको आपने आउट कर दिया, फिर उसने आपने नए ढूंढे। अब आप देखो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पास जो एंड में पैसे बने वो इन बिग पिक्चर 5-7 बड़े स्टॉक्स में बने, टाइटन ले लो, जो भी क्रिसिल या लूपिन था पहले, जो भी था। बट अगर आप ओवर हिज लाइफ देखो 25-30 इयर्स में कि उन्होंने कितने स्टॉक्स खरीदे होंगे, हंड्रेड्स में खरीदे होंगे। अगर आप मिस्टर बफेट को देखो, ही इज नोन ओनली बाय कि उनका कोका कोला है और एप्पल है और ये और वो है, बट अगर आप 30-40 साल 25 साल में देखो तो नियरली हर साल कोई 10-15 स्टॉक नए लेते हैं, चलता है वो रख लेते हैं, जिसमें मैनेजमेंट का कंफर्ट आता रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। अब जैसे मैं एक तरह के तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उधर से मैंने HDFC बैंक IPO से आज तक नहीं बेचा। सो ये सब चीजें जो हैं इसमें है कि आप ट्राई कर रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक उस बकेट में पहुंचे, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो कि हर स्टॉक हफ्ते 2 हफ्ते में बेच देना है। जबरदस्त। IPO से आपने HDFC बैंक नहीं बेचा है, कमाल की बात है। वो तो नहीं बेचा। समीर ये बल्कि बताइए, लास्ट 3 इयर्स में भी इसलिए नहीं बेचा क्योंकि पहले कभी नहीं बेचा, तो लगता है कि 3 साल से तो चला भी नहीं स्टॉक हमारा। कितने गुना हो गया होगा, वो बात भी है। समीर ये बताइए कि आप इतना पढ़ते लिखते रहते हैं और आप काफी वेल ट्रैवल्ड हैं, दुनिया भर में घूमते हैं। ये जो एक पिछले 8-10 साल से तेजी का माहौल और एकदम गर्मजोशी का माहौल इंडियन इकोनॉमी के लिए बन रहा है, हमारे कॉमन फ्रेंड रिधम देसाई जी ने तो पूरी रिसर्च रिपोर्ट निकाल दी इसके ऊपर। ये कुछ डिफरेंट इंडिया लग रहा है, कोई नए इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, वाकई में सीरियसली, कि ये इस इकोनॉमी को कैसे देखते हैं आप? 30 साल से इंडिया को देख रहे हैं। सो पहली बात यह है कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न हमेशा अच्छे रहे हैं। तो हम ये अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को और इंडियन को भी कि अगर आप लास्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स और 25 इयर्स में मार्केट देखें तो इंडियन मार्केट ने 20 और 25 साल में तो हर मार्केट के, मतलब कोई छोटी मार्केट की बात नहीं हो रही, हम बड़ी बात कर रहे हैं, US, यूरोप, जापान, एशिया एक्स जापान, इमर्जिंग मार्केट्स, चाइना, इन सबको बीट किया 20 एंड 25 इयर्स में। और 5, 10 और 15 एंड डॉलर की बात हो रही है, इन डॉलर्स, एंड 5, 10 एंड 15 इयर्स में US मार्केट नंबर 1 थी और इंडिया नंबर 2 था। सो इवन इन 5, 10 एंड 15 इयर्स बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी प्लस ऑल्सो की आफ्टर 2008 क्राइसिस US का जो QE हुआ, उससे US मार्केट हैज बीटन ऑल अदर मार्केट्स। हम एक छोटी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, इन दिस पूल्स की बात हो रही है। तो इंडिया हैज डन वेल इन द पास्ट आल्सो, लेकिन अब इंडिया की पोजीशनिंग ये हुई है बेटर कि अब 3-4 आगे की
स्टोरीज जो अगर इन्वेस्टर बोले अच्छा ये तो छोड़ो, ये तो एक्चुअल रिटर्न है, अब एक्चुअल आगे बताओ, तो उसमें आगे हम बोल देते हैं कि एक तो जी डिजिटलाइजेशन इंडिया बड़ा एडवांस्ड है, सेकंड हम कह सकते हैं कि इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गई है, थर्ड हम कहते हैं कि इंडिया की जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग हो गई है, कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो रशिया से भी बात कर सकता है, यूएस का से लड़ाई फिर भी नहीं होती, और ईरान से भी चीजें ले सकते हैं, एंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट्स इट कि चलो इंडिया को जो है some things are allowed because we are poorer, and some things are allowed because we are friends with everybody and we are not pushing our way too much. जो चाइना को थ्रेट गिनते हैं वो इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं करता, मेरे ख्याल से इतना बनना भी नहीं चाहता अग्रेसिव इन लाइफ। सो इन सब चीजों से, लेकिन अगर फ्लोज की बात करें, सो द बिगेस्ट स्टोरी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज कि लोग चाइना से बड़े दुखी हैं, और अगर लोग चाइना से बड़े दुखी हैं जिन्होंने बहुत ही फ्लोज डोमिनेट किए हैं, चाइना ने बहुत एफडीआई फ्लोज, एफआईआई फ्लोज, अगर चाइना से लोग दुखी हो जाएं, वर्ल्ड की एमएनसीज, वर्ल्ड के एफआईआईज, वर्ल्ड के सॉवरेन फंड जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में वो बोलते हैं, अब ये खाली गेस वर्क नहीं रहा है। लास्ट वीक नहीं, इसी वीक सॉरी, फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आया कि इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर चाइना फ्री इंडेक्स, कि भाई हमें एशिया में इन्वेस्ट करना है, चाइना हटा के बताओ। तो ये सब चीजें हम ब्लैक एंड व्हाइट में लोग बोलने लगे हैं, तो उसका इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट है मुझे लगता है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ओवर एंड अबव जो हम अपने आप चीजें कर रहे हैं। समीर, मैं आपका ये ट्विटर स्पेस सुन रही थी जहां आप चाइना के बारे में बता रहे थे कि वहां की पॉलिसी इतनी हिडन और इतनी अनसर्टन होती है, डिफिकल्ट है गाउच करना कि किस तरह, और ये व्यू पूरा ग्लोबली भी बन रहा है, ये आई वाज हियरिंग दैट बिल्कुल, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पैसा जो है इंडिया, इंडोनेशिया, ताइवान यहाँ जा भी रहा है। तो समीर, अब अगर आगे से यहाँ से जर्नी समझना चाहें, अगले 5 साल 10 साल कितना पैसा बनता हुआ दिखता है आपको? इन शॉर्ट हम ये बात लगातार कितना पैसा बनता तो भगवान बताएंगे, लेकिन बिग पिक्चर में आपको बाकी चीजों से बेटर मिलेंगे। आपको ना डेट में मिलेंगे, ना गोल्ड में मिलेंगे, ना प्रॉपर्टी में मिलेंगे, अनलेस कि आप लैंड को कन्वर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बट जनरल प्रॉपर्टी में जो लोग लेते हैं, वो अपार्टमेंट ले लिया, फ्लैट ले लिया फॉर इन्वेस्टमेंट, उससे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, और हमारे यहाँ नहीं, वो हर जगह बनते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो वो नंबर, अगर मेरे को खाली ऐसे ही बोलना हो तो मेरे हिसाब से 14-15% पर एनम इन रूपी टर्म्स। इसीलिए अगर आप देखें ये जो स्ट्रेटेजिस्ट अपनी थोड़ी पॉपुलैरिटी चाहते हैं या पब्लिसिटी चाहते हैं, वो कहेंगे जी इंडेक्स 2 लाख हो जाएगा या इंडेक्स 1 लाख हो जाएगा। उसमें करना कुछ नहीं है, आप कोई भी इंडेक्स लो, उसको 14-15% से कंपाउंड करो, और अगर वो 5 साल में 1 लाख लगता है तो कहो जी 1 साल में 5 साल में 1 लाख हो जाएगा। अगर और बड़ा करना है तो कहो जी पता नहीं जो भी साल है 12 साल में 2 लाख हो जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है, बट बिग पिक्चर में आपको इस रेंज में पैसे बनेंगे मार्केट। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए समीर जी, और ढेर सारा प्यार हमें देने के लिए इतने सालों से। थैंक यू वेरी मच। अब आपके बर्थडे की वेट करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पार्टी बहुत शानदार होगी, एकदम देसी स्टाइल में। ओके, थैंक यू। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीषा के पास चलते हैं। आज सुबह की जो ब्रोकरेज कॉल्स आई हैं, कौन सी टॉप ब्रोकरेजेस बातचीत करनी है स्टॉक्स के बारे में, आशीषा बताइए। जी हाँ, सबसे पहले आईटी सेक्टर पर फोकस रहेगा। पिछले कुछ दिनों से कई रिपोर्ट्स आ रही है आईटी सेक्टर पर, और आज भी मक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही जो कमजोरी देखने को मिली वो फर्स्ट क्वार्टर FY24 में भी कंटिन्यू हो सकती है। इसी के चलते उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट्स घटा दिए हैं FY24 और 25 के लिए, और टारगेट प्राइस भी कुछ आईटी स्टॉक्स पर घटा दिए हैं। सबसे पहले एम्फेसिस की बात करेंगे, जहां मक्वेरी ने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक को, टारगेट प्राइस घटाकर अब 1510 रुपीज़ प्रति शेयर का उनका एम्फेसिस पर टारगेट है। इसके अलावा मैस्टेक पर उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है, और टारगेट प्राइस मार्जिनली बढ़ा दिया है। 2750 रुपीज़ प्रति शेयर का जो पहले टारगेट था वो अब बढ़ाकर 2830 रुपीज़ प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर पर भी मक्वेरी की रिपोर्ट आई है। याद रखें, कल मई के महीने का डेटा आया था जिसके चलते ये रिपोर्ट आई है, और मक्वेरी का मानना है कि इंडियन एविएशन सेक्टर में अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। इंटरग्लोब एविएशन पर उनका काफ़ी बुलिश कॉल है। उनका मानना है कि इंटरग्लोब एविएशन अभी सेक्टर लीडर है और कंपनी अभी भी ग्रो कर सकती है। इसके अलावा आईटीसी भी नोमुरा की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 485 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि रूरल डिमांड
स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ भी इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा और एल नीनो का जो इम्पैक्ट है उस पर कंपनी का फोकस है। अभी के लिए उन्होंने बिकवाली की खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 485 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली पिरामल फार्मा पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 115 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सीजनैलिटी के चलते कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल उनका आउटलुक काफ़ी बुलिश है। थैंक्स वेरी मच शीशा, ये सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके लाने के लिए। आगे इन्हें डिस्कस भी करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ। एक नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर, उनसे जरा करते हैं बातचीत। तो और एक रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आशीष हमको बता के गए मैक्वारी की, जो कि आईटी को लेकर है। हालांकि उन्होंने बात एम्फेसिस की भी की है इस रिपोर्ट के अंदर, लेकिन ओवरऑल आईटी का भी एक व्यू पॉइंट दिया है अविनाश सर। उसमें ये कहा गया है कि थोड़ा आईटी कंपनीज के लिए मुश्किल रह सकती है, क्योंकि यूएस के अंदर अगर थोड़ा रिसेशन होता है तो उनके लोअर एस्टिमेट आ सकते हैं, यानी कि थोड़ा इनकम वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने मैस्टेक के बारे में बताया कि उन्होंने उनके जो प्राइजेस वगैरह थोड़ा वो भी काट दिए हैं, और जो पहले 2800 का हुआ करता था उसको इतना ही कर दिया है। अब आप मेरे को जरा बताइए, आपका आईटी पे टेक क्या है? पिछले 2 दिन से आईटी तो नहीं बिल्कुल क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी सेक्टर में ये जो रिपोर्ट आई है इससे डेफिनेटली एक थोड़ा सा पैनिक का माहौल क्रिएट किया है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स तो चैलेंजिंग रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं कि अभी भी हेडविंड्स काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म नज़रिया लेंगे तो देखिए जो भी आईटी कंपनियां हैं इंडिया में, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये एसेट लाइट मॉडल चलाती है। अभी भी जो कस्टमर्स के जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो कॉमेंट्री कंपनीज की आई है वहाँ पे उन्होंने मार्जिन पर कोई दबाव नहीं मेंशन किया है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है। तो अनलेस देयर इज सम बिग प्रॉब्लम इन द यूएस मार्केट, अभी यूएस मार्केट में जिस प्रकार से इकोनॉमी चल रही है, अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, जॉब डेटा देखिए, तो हर पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि इकोनॉमी अभी काफी स्ट्रांग टेलविंड्स दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए निवेशकों को कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं कि फ्रंटलाइन कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट जैसे मीडियम साइज कंपनीज, यहाँ पे अगर कोई भी गिरावट आती है तो उसको खरीदने का मौका डिम्पी समझना चाहिए। इसमें जरूर एक अच्छा कॉन्ट्रा बाय बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका विजिबिलिटी थोड़े से 12 से 15 महीने है और जिनके पास थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है। रिस्क एपिटाइट से याद आया कि बाजार की रिस्क एपिटाइट एक बाजार के हिस्से पे बढ़ती चली जा रही है, और वो है हॉस्पिटैलिटी। इनफैक्ट अगर आपने पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटैलिटी तो होटल्स हो गया, कुछ महीनों से आपने देखा होगा फंड मैनेजर्स बारी बारी से हमारे चैनल पे आके बोल रहे हैं कि साहब हम बुलिश हैं हेल्थ केयर पे। जब हम दूसरा फार्मा स्टॉक बोलते हैं तो साहब कहते हैं ना, फार्मा स्टॉक नहीं, हेल्थ केयर पे। यानी अब हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स में इंस्टीट्यूशनल मनी जा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे कल आपने देखा 10% के अप मूव्स आए। तो एक तो तेज़ी हमने देखी थी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में, कोविड के बाद पीक हुई, फिर साइडवेज चली गई। ये सेकेंड राउंड आ रहा है बाइंग का, ये रिन्यूड बाइंग, और बाजार इसको रीरेट कर रहा है। इस बारे में बात करने के लिए पूर्वी शाह हमारे साथ जुड़ रही हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ की हेल्थ केयर एनालिस्ट। पूर्वी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे को 1-2 ट्रिगर्स आपकी नज़र से जानने हैं कि बाजार एक नई तरीके से हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक स्पेस को देख रहा है, इसके क्या पीछे के क्या कारण है? गुड मॉर्निंग अजय जी। तो हॉस्पिटल्स में अगर हम देखें तो इतने सालों से हमने जाना है कि इंडिया हैज़ बीन ऑलवेज एन अंडर सर्व्ड मार्केट। यहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अगर हम देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी पर 1000 पीपल इट इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर्ड टू जो यूएस है या यूरोप है। तो एक तो अंडर सर्व मार्केट है, दूसरा कोविड के चलते लोगों को और गवर्नमेंट को भी ये पता चला कि ये एक एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको और आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से एंड कोविड के चलते ये भी हुआ था, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स ने 2 चीज़ें करी है। वन इज के उनका जो लेवरेज हुआ करता था वो कम कर दिया था, और सेकंड है कि जो बेड एक्सपेंशन हो रहा है वो सारा पूरा अभी ब्राउन फील्ड में हो रहा है, ग्रीन फील्ड में ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी लैंड पार्सल्स ऑलरेडी जो आजू बाजू में उनके पास हॉस्पिटल्स के पास है, वहाँ पे वो लोग डिमांड की वजह से, तो देखा जाए तो काफ़ी मैक्रो फैक्टर्स है जो ये डिमांड ड्राइव है वो पुश कर रही है। इसलिए हम लोग को लगता है कि ये स्पेस काफ़ी अच्छा करेगा। हालांकि
जैसे आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक प्राइसेस में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो निवेशकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको अगर निवेश करना है तो कम से कम 2 साल का व्यू लेके चले, क्योंकि इस लेवल से वो रिटर्न्स आना, वो असेट्स का टर्न डिलीवरी करना will again take a little bit of a time. Also, FY24 शुरू हो चुका है, Q1 के उनके प्राइसेस जो लिए गए हैं हॉस्पिटल्स अक्रॉस, वो फर्स्ट क्वार्टर में भी दिखना शुरू करेंगे, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बिल्ड करना ही बेटर रहेगा। राइट पूर्वी, ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से रैशनल समझाए और दिख भी रहा है स्टॉक प्राइस में। आप एक महीने में देखें तो सारे ही हॉस्पिटल स्टॉक्स में इतनी अच्छी मूव है। अभी फिलहाल आपकी टॉप बेट्स क्या हैं, क्योंकि कहीं कुछ स्टॉक्स तो अच्छा खासा 40% रिटर्न एक महीने में दे चुके हैं। जी, सो इस स्पेस में हमारे टॉप पिक्स थे अपोलो एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे हम दोनों पे बाय रेटिंग है। इसके अलावा और 2 स्टॉक्स है जो हमें पसंद है और जहां हमारी एड रेटिंग है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन एंड अपसाइड कमेंट, वो है नारायणा एंड रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ केयर। पूर्वी, अगर अपोलो हॉस्पिटल के टारगेट के तौर पर मैं आपसे पूछूं तो आपका टारगेट क्या हो सकता है? अब पे 5550 हमारा टारगेट है और बाय रेटिंग है। कृष्णा इंस्टीट्यूट में हमारी टारगेट है 1800 रुपये, 1800 एंड अगेन अ बाय रेटिंग। नारायणा में हालांकि फेयर टारगेट वाज 905 एंड स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है इसके, बट हमें अभी भी लगता है कि लंबे, अगर आपका निवेश लंबे समय के लिए है तो थोड़ा वेट करें और थोड़ा थोड़ा करेक्शन स्पेस को ऐड कर सकते हैं। और रेनबो में हमारा टारगेट प्राइस है अराउंड 925, अगेन प्राइस इसके ऊपर है। तो जो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे पिछले कुछ महीने में, जैसे हमने बोला है, रिटर्न्स काफी अच्छे मिले हैं, तो थोड़ा रुक के इनमें निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट पूर्वी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। इंटरेस्टिंग, आज आपकी जैकेट और मेरी टाई ट्विनिंग कर रही है, ये देखिए जरा, अभी भी ध्यान आया। प्रियंका ने बताया, ये जेंजी है ना हमारी टीम में, तो ये सब चीजें पे ध्यान वो देती हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। सेम टू यू सर। चलिए, ये तो हो गए हॉस्पिटल स्टॉक्स में कुछ स्टॉक पिक्स और कारण, लेकिन फिर भी थोड़ा चले हुए स्टॉक हैं। जब ये पुल बैक दें तो आप इसके अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए चेष्टा करें। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करना जरूरी है। कपिल, हीरो मोटो कॉर्प को लेके आइए डायरेक्टर साहब, चार्ट लेके आइए इसका, और जो खबर आई थी और उसके बाद हीरो मोटो का भी रिस्पॉन्स आया था, वो एक बार स्टडी करना जरूरी है। इनफैक्ट एक काम करते हैं कपिल, आप जरा इसका चार्ट चेक करके देखिए, तब हम वापस लौटते हैं। सृष्टि हमारी जो कॉलीग है, उन्होंने पूरा मामले को तहकीकात की अंदर तक वो डिस्कस करेंगे आपके साथ चार्ट पे। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि इसका 1 साल पहले सिमिलर मैटर आया था, अगर आप वहां भी जा सके और देखें उसके बाद स्टॉक कैसा रिएक्ट किया। लेकिन ये खबर जान लेते हैं सृष्टि से। सृष्टि बताइए। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे ये बताया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि MCA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसने हीरो मोटोकॉर्प पे एक जांच चालू की है और इस जांच में उन्होंने बोला है कि जो पिछले साल IT रेड्स में 800 करोड़ से भी ज़्यादा के फंड्स की हेरा फेरी हुई थी और साथ ही जो IT रेड्स पिछली मार्च 2022 में की गई थी, उसमें 60 करोड़ के कंपनी के पास अनअकाउंटेबल कैश भी बरामद हुआ था। ये पर्टिकुलर जो फंड है, इसके ऊपर MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जांच चालू कर दी है और इस जांच में उन्होंने बोला है कि पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये जांच चालू की है। और अब आपको बता दें कि पिछले साल जो IT रेड्स हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि थर्ड पार्टी वेंडर से हीरो मोटोकॉर्प ने जो भी उनके फंड्स की हेरा फेरी की थी और 800 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट वहाँ पे सामने आया था। और दिल्ली में एक उन्होंने लैंड खरीदा था जिसको लेकर पूरी तरीके से वो जानकारी नहीं दे पाए थे और 60 करोड़ का कैश भी बरामद हुआ था। इस खबर के बाद हमने देखा कि स्टॉक करीब 3-3.5% की गिरावट भी देखने को मिली, पर मार्केट बंद होने के बाद
कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया जहां पे उन्होंने बोला कि अभी इस प्रकार की कोई भी जानकारी उनको एमसीए या फिर कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से नहीं है, पर जैसे ही कुछ जानकारी आएगी तो वो अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी कोड्स एंड एथिक्स होती है उसको फॉलो करती है, पर अभी तक के लिए ये जानकारी है और इस खबर के चलते स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये 90 रुपए का फॉल हमने देखा, 3-3.5% घट गया स्टॉक, लेकिन ये 2000 रुपए का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कपिल, आपने देखा एक साल पहले ऐसी खबर आई थी, स्टॉक गिरा था शायद 7-8% और 2-3 दिन में रिकवर पूरा कर गया था। अभी के चार्ट्स क्या बता रहे हैं? जी, जैसे हीरो मोटोकॉर्प ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो सब सेक्टर हम देखते हैं, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, तो हमने उसमें इस तरीके से पैटर्न देखने हुए मिली हुई कि जो सबसे पहले स्टॉक ने मूव किया था वो टीवीएस मोटर था, उसके बाद बजाज ऑटो ने काफी अच्छी पिकअप मोमेंटम की और इसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प की अच्छी खासी मोमेंटम आ गई है। इसके जो निचले स्तर से लेके अभी का जो रिसेंट हाई था वहां पे स्टॉक ने 35% जितना इंप्रूव किया हुआ है। तो जो ये इसका लो लेवल थे पहले के 2200 के लेवल पे, वो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल थे। काफी सालों से स्टॉक के काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स हमें इसी लेवल के यहाँ पे देखते मिले हुए थे, लेकिन 35% अपसाइड मोमेंटम हो जाने के बाद में स्टॉक प्राइस का जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस लेवल था 3100 के यहाँ पे एग्जैक्टली तो स्टॉक ने वहां पे टच नहीं किया हुआ है, लेकिन काफी नजदीक आके स्टॉक प्राइस से 2 वीक से हमें कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। इस वीक में ऑलमोस्ट 2% से स्टॉक ऑलरेडी नीचे है और डेली चार्ट पे स्टॉक ने लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस बनाना स्टार्ट की हुई है। कल के दिन में हमने 3% की मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो स्टॉक का 35% का मूव करना, ओवर बॉट का टेरिटरी में आना और ओवर बॉट की टेरिटरी में आने के बाद में थोड़ा सा नीचे में रिएक्शन देना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग लाइकली इसमें बनता है। अभी 4843 के लेवल चल रहे हैं। मैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का भी मेजरमेंट यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे लग रहा है कि जो उसके 38.2% जो एक सबसे पहला सपोर्ट लेवल बनता है वो कहाँ ना कहाँ पे 2727 यानी 2730 के लेवल के यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100 पॉइंट से 125 पॉइंट की और एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम की गुंजाइश बनती है। देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे समय पर तो ये स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जिस फंडामेंटल के साथ हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है इस बार और इसके लिए जिस तरह के कैटलिस्ट हैं, कंपनी ऑलरेडी बुलिश है कि हर क्वार्टर लॉन्च करेगी, प्राइस हाइक ऑलरेडी ले रहे हैं, 2 व्हीलर स्पेस में कंप्लीटली अब टर्न अराउंड सा दिखता है और रूरल कंजम्पशन वापस आ गई है। सो इन सब के चलते तो आज स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। डिप्स पर क्या ये बाइंग के मौके होंगे? तो अभी तो फिलहाल इसका जवाब, पहला जवाब तो ये है जो कपिल कह रहे हैं कि डिप तो आएगा, ठीक है, वॉच करेंगे स्टॉक को। बढ़ते हैं आगे, कुछ और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं। पिरामिल फार्मा पे जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। अविनाश, ये स्टॉक जब डीमर्ज हुआ पिरामिल 200 रुपए तक गया और उसके बाद इसने भी बहुत अपने इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स के लिए थोड़ा सा ट्रबलसम रहा है। ये 90-92 और इस 70-75 तक भी चला गया था, लेकिन अब इस पर अच्छी रिपोर्ट्स आने लगी हैं। जेफरीज की एक अच्छी रिपोर्ट है। आप कैसे देखते हैं स्टॉक को? और सीडीएमओ बिजनेस बड़ा टर्न अराउंड दिखता है उनको। नहीं, बिल्कुल प्रियंका, मुझे लग रहा है कि देखिए अभी जो प्राइस आपको दिख रहा है पिरामल फार्मा का, इसमें डेफिनेटली अच्छी वैल्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बन सकती है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस थी कि इमीडिएटली डीमर्जर के बाद इसमें तेजी हो, लेकिन जिस प्रकार के नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट हो गया। सीडीएमओ स्पेस में अगर ट्रैक्शन आता है तो मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ा बिजनेस है, काफ़ी इनके मार्की कस्टमर्स है और सबसे बड़ी बात ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली ये प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक जरूर है, पर मेरे ख्याल से जिस प्रकार की पेरेंटेज है, जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल, मुझे लग रहा है कि अच्छी वैल्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बन सकती है। ओके, ठीक है, अच्छी वैल्यू यहाँ पे बन सकती है। कुछ एक और स्टॉक्स पता कर लेते हैं जहाँ पर आज खबरें भी थी और थोड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। उसी की कैटेगरी में जाएंगे अगर आप, तो एडवांस एंजाइम्स करीब 2 लाख शेयर प्रमोटर्स ने यहाँ पे खरीदे हैं। एक बार जरा चेक करेंगे इसके चार्ट एडवांस एंजाइम्स के, राहुल। तो एडवांस एंजाइम भी बहुत टाइम से एक रेंज से ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं हो पाता है। अभी भी लास्ट मंथ इट ट्राइड टू ब्रेकआउट, ये रेंज से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, बट फेल आके फिर से रेंज के अंदर ही आ गया। तो अभी तो लॉन्ग, ऑल्दो हालांकि 20 डे ईएम में भी सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है,
लॉन्ग पोजीशन जब तक ब्रेकआउट नहीं हो हम इनिशिएट नहीं करेंगे। लेवल टू वॉच आउट फॉर यहाँ पे 320 होगा, जो काफी दूर है यहाँ से। 275 पे स्टॉक चल रहा है, तो 320 तो काफी दूर है। तो जब तक 320 क्रॉस नहीं होता है लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। एक 320 की तरफ क्यों जा सकता है स्टॉक, क्योंकि अभी भी आप नोटिस करेंगे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में बना है, तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो 320 का लेवल इसके लिए वेट करेंगे। ठीक है, इस बीच आप एक खबर नीचे एजेंसीज के हवाले से देख पा रहे हैं, जहां पे एक बड़े ब्लॉक की खबर आ रही है। वो 6% इक्विटी का हाथ बदला हो रहा है कल्याण ज्वेलर्स पे। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले ही हमने आपको ये खबर बताई थी कल्याण ज्वेलर्स की। राहुल थे उस समय आप शो पे, जब इसके बारे में चर्चा कर रही थी कि 113 के आसपास आ जाएगा, थोड़ा 115 तक पार हो जाएगा, तब ये शेयर चलेगा। ये पिछले शेयर 2-4 दिनों में वहीं का वहीं खड़ा है। आज 6.5% इक्विटी का सौदा हो रहा है। अब आप मेरे को जरा देख के बताइए इसके चलने के चांसेस कितने हैं। 2 दिन पुरानी ही खबर है और सिर्फ 48 घंटे पहले हमने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, वो डेट रिलीज करने के लिए कुछ करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 दिन पहले इसका डिस्कशन हुआ था और तभी में हमने कहा था कि एक सप्लाई जोन है जहां 115-116 पे, जहां से आप नोटिस करेंगे स्टॉक रिट्रेस करके एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनाए, जो एक पॉपुलर कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न है। अभी भी लॉन्ग तो नहीं जा सकते, वेट करना पड़ेगा जब तक 117 का जो सप्लाई जोन है वो 121 पे खत्म होता है। तो 121 के ऊपर ही लॉन्ग साइड की तरफ देख सकते हैं स्टॉक को, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। ऑल राइट, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहते हैं आप, लेकिन बिल्कुल खबर गर्म है। मैं 2 दिन पहले ही डिम्पी इस पर बात भी कर रहे थे कल्याण ज्वेलर्स, आज उस पर ब्लॉक लगे हैं। ठीक है, वॉच करेंगे इस स्टॉक को भी। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ अब मुनाफे का फंडा हमारा खास सेगमेंट लेकर निमेश ठक्कर बने हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग निमेश, बताएं आज कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए 2 स्टॉक है और दोनों क्रूड डेरिवेटिव पे डिपेंडेंट है। पहली मेरी पिक है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की है। रिसेंटली हमने देखा है कि स्टॉक के प्राइस के अंदर एक अच्छा करेक्शन आ गया है और ये जो करेक्शन है जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके अंदर खास करके हायर इन्वेंटरी कॉस्ट की वजह से थोड़ा मुनाफा जो है कम आया था, इसी वजह से स्टॉक के अंदर करेक्शन आया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कंपनी के बारे में देखें तो मोर देन 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, अमेरिका, यूरोप, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपनी का मेनली जो फोकस एरिया है वो एग्रीकल्चर टायर और ऑफ रोड टायर के अंदर है, जहां से 64% का रेवेन्यू एग्रीकल्चर टायर से आता है। कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जो एक्सपांशन कर रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली एक मार्जिन एक्सपांशन के चांसेस लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ग्रोथ। रॉ मटेरियल के प्राइस क्रूड हम देख रहे हैं कि 70 से $75 के आसपास काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में एक मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने के चांसेस से जितनी भी हायर इन्वेंटरी थी वो मेजॉरिटी कंपनी के हिसाब से एब्जॉर्ब हो गई है। तो आने वाले दिनों में मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो 2750 के टारगेट प्राइस पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को मैं बाय करने की रिकमेंड करता हूँ। 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड रहेगा और 2750 का टारगेट प्राइस दिख रहा है। अभी 2330 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेकंड पिक मेरी है वो बर्जर पेंट्स की है। अगर बर्जर पेंट की बात करें तो 2nd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है इंडिया की और 7th लार्जेस्ट डेकोरेटिव पेंट कंपनी है इन द वर्ल्ड। कंपनी का मेनली जो 80 to 85% रेवेन्यू आता है वो डेकोरेटिव सेगमेंट से आता है। और जिस तरह से अभी रॉ मटेरियल के प्राइस के अंदर फॉल हो रहा है और देख रहे हैं कि मॉनसून नॉर्मल स्टार्ट हो गया है और जिस IMD ने एक्सपेक्ट किया है कि इस बार मॉनसून नॉर्मल रहेगा, मुझे लग रहा है कि रूरल डिमांड अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग है अक्रॉस सभी सेगमेंट, चाहे आप 4 व्हीलर लीजिए या 2 व्हीलर लीजिए या FMCG में लीजिए, तो रूरल डिमांड काफी अच्छी है। तो मुझे लग रहा है कि बर्जर पेंट के अंदर आने वाले दिनों में काफी इंप्रूवमेंट होगा स्टॉक के प्राइस के अंदर। अभी 675 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से मेरी बाय रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है कि 800 रुपए का टारगेट प्राइस आने वाले 6 महीनों में देखने को मिल सकता है। तो बर्जर पेंट के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। राइट निमिश, दोनों ही आपने क्रूड डेरिवेटिव्स लिए, हालांकि आपके तो लॉन्ग टर्म नजरिया होता है, आपको इंडिविजुअली एशियन पेंट स्टॉक में बर्जर पेंट पसंद आ रहा है और बालाकृष्णा जिसमें टायर स्पेस में ज्यादा मूव नहीं आई है। क्या क्रूड डेरिवेटिव बड़ा रीजन रहा है आपके दोनों ही पिक्स के पीछे?
यस डेफिनेटली, मैंने जैसे ही पहले बोला कि मैं क्रूड डेरिवेटिव के ऊपर मैंने दोनों किया है कि क्रूड अभी $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहां से मेनली हमने जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखा था उस टाइम पे क्रूड जो ट्रेड कर रहा था वो $110 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो डेफिनेटली मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। तो इसीलिए मैंने दोनों और अच्छे वैल्यूएशन के लिए दोनों पिक मिल रहे हैं, तो वैल्यू बाय भी आप ये स्टॉक को बोल सकते हैं। शुक्रिया निमिष, ये दोनों स्टॉक्स और इनके पीछे के रीजंस भी हाईलाइट करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब हमारे साथ पैनल पर कुश बोरा भी हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज कहां ट्रेड करेंगे। कुश मॉर्निंग, बताएं कौन कौन से आपके स्टॉक्स आज के? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, अगर मार्केट के बारे में क्विकली बात करें तो ये जो डिप आया है, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट। एटलीस्ट निफ्टी ने तो अपना 20 डे मूविंग एवरेज जो है कंफर्टेबली होल्ड किया है, और बैंक निफ्टी इवन दो इट स्लिप बिलो दैट ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है पीसीआर के चलते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बन रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति में अभी भी मेंटेन करके चलूंगा। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स हैं। बाटा इंडिया काफी समय बाद रेडार पे आया है, एक अच्छे स्लंप के बाद यहाँ पे हमने एक कन्विंसिंग सा रिबाउंड आते हुए देखा है। आई नो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब चल रहा है जो 1620 के पास है, बट जिस तरीके का मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप हम इस पे देख रहे हैं और जिस तरीके की अपस्विंग देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये लेवल जो है ये टेकआउट हो जाना चाहिए। सो 1630 1660 के टारगेट्स के लिए बाटा इंडिया बाय कर सकते हैं। 1590 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज डेटा पैटर्न। अगेन टाइम एंड अगेन हमने ये स्टॉक डिस्कस किया है, एंड द लास्ट टाइम अराउंड वी डिस्कस दिस 1790 के सेकंड टारगेट से हमने इसको डिस्कस किया था। कल कुछ दिन पहले अचीव हो गया था, कल भी उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। सो यहाँ पे ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 1825 और 1855 के टारगेट्स के लिए फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। 1775 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, डाटा पैटर्न्स और बाटा इंडिया दो आपके शेयर्स हो गए। बाटा इंडिया पे कल शरद हमको खबर बता रहे थे कि जो 5 शेयर हैं जिस पे LIC ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है उसमें बाटा का नाम भी है। करीब 2% के आसपास की होल्डिंग बढ़ाई है इसमें, और इसका बेनिफिट आने वाले दिनों में ज़रूर मिल सकता है। इस पे ध्यान रखना, 1660 का आपका टारगेट है। अब जरा 2 शेयर ऐसे और पता कर लेते हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको आज और देखने को मिलेगा। कुछ आपसी होगा। एक बार जरा एक शेयर है शांति गियर्स के नाम से, आप इसको जरा एक बार चेक करेंगे। ये ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट है तो आज भी लेना है क्या? शांति गियर्स, उसकी स्पेलिंग SHANT के नाम से मिलेगी। जी हाँ डिम्पी, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है कल, वॉल्यूम बैक्ड है। एंड टिपिकली हमने देखा है कि जब इन स्टॉक्स में ऐसा ब्रेकआउट आता है तो एक फॉलो थ्रू भी देखने मिलता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक फॉलो थ्रू बाइंग आज देखने मिल सकती है। आप यहाँ पे बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री लेके चल सकते हैं। इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस है ये 460 के करीब रखें। कल स्टॉक ने 485 का हाई टच किया था और वहां से ही टर्न अराउंड हुआ था, तो दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। और 495 टू 500 के जो जोन्स हैं इनको अपना सेकंड टारगेट बना के चलें। मोमेंटम ब्रेकआउट वॉल्यूम बैक्ड है, कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, एक और मैं कैश का शेयर पता करता हूँ, वॉल्यूम चेक के आप उसमें बाय कीजिएगा। राहुल जरा आप वो शेयर करना, उसका नाम है कोड्स केबल, CORDS कोड्स केबल। ये कैश के दोनों शेयर पता किए मैंने, इसमें ब्रेकआउट है। आप एक बार जरा बताइए आज इसमें फिर से बाय कर सकते हैं क्या? CORDS, ए नहीं है उसमें। ओके, तो कोड्स केबल एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है कल 14% का। और मैं हमेशा कहता हूँ ना, जब भी इतना बड़ा मूव एक दिन में आता है और इतना बड़ा कैंडल आ जाता है तो वेट करके चेक करना चाहिए 930 945 को कि ये फॉलो थ्रू हो रहा है कि नहीं। अगर आपको फॉलो थ्रू मिलता है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इसको लॉन्ग करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर से ब्रेकआउट किया है, तो शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा लग रहा है। बट टुडे के लिए ये कैविएट, आज के लिए ये कैविएट होगा कि अगर 930 के आसपास आपको ये इंडेक्स से पॉजिटिव दिख रहा है तो इसको प्लस कर सकते हैं। ये जो मूव आया है वो अच्छे वॉल्यूम्स में आया है, मोमेंटम इंडिकेटर्स एक डाइवर्जेंस दिया है, ओवरसोल्ड से बाइंग है, तो ऑल अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक शेयर मेरे को और जरा पता करना है, वो भी मैं लगे हाथ पता कर लेता हूँ। कपिल जरा आप वो देखिएगा, उस शेयर का नाम है नेक्टर लाइफ साइंसेज। इसके पुल बैक पे मेरे को सिर्फ ये कंफर्म करना है कि इसका पुल बैक है कितना स्ट्रॉन्ग। नेक्टर लाइफ साइंसेज के नाम से एक शेयर मिलेगा आपको।
कल की मोमेंटम देखते हैं तो अपर सर्किट पे था स्टॉक, काफी टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम दिया हुआ है। लेकिन इस स्टॉक का मैं हिस्टोरिकल चार्ट देखता हूँ या फिर हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ, स्टॉक का एक कहते हैं ना कि जो पहले जो जिस हिसाब से हमने स्टॉक डिस्कस किए थे वहां पे क्लियर कट एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने मिल रहा था। लेकिन लेटरल लाइफ साइंस का काफी नीचे के लेवल से आके स्टॉक ने रिबाउंड करके ऊपर में जा रहा है। और नो डाउट जो इसके डिक्लाइनिंग मोमेंटम थी, जो इसने रिसेंट बॉटम बनाए हुए 15 या 16 रुपए के अराउंड पे, वो अच्छे सपोर्ट थे। लेकिन यहाँ पे काफी बार हमने क्या देखा हुआ है कि जो काफी वीक स्टॉक होते हैं और वीक स्टॉक में जो पहला मूव आपका आता है वो थोड़ा सा डिसेप्टिव होता है, क्योंकि जो भी पहले का नेगेटिव मूव आया था और वहां पे जो भी कुछ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुआ है पार्टिसिपेंट्स या फिर बायर्स जो उन्होंने किए हुए हैं, तो वो पहले मूव पे वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो नो डाउट कल के दिन में काफी अच्छा मूवमेंट देखने मिला हुआ है। लेकिन एज इट इज इन अ वेरी फर्स्ट मूव, तो थोड़ा सा मैं इसमें स्केप्टिकल हूँ कि इसका फॉलोअप कैसे हमें देखने मिले। हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा सा हमें रिट्रेस में देखने मिले और जो इसके पहले के जो लेवल्स थे 19 रुपए के अराउंड, तो वहां पे रिटेस्ट होता हुआ स्टॉक देखने मिले हमें। ओके ठीक है, तो ये तो नेक्टर लाइफ पर बात हुई। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज ईटी नाउ की 14th एनिवर्सरी है और इस 14 साल में किस तरह से हैंड होल्डिंग की है व्यूवर्स की, किस तरह मार्गदर्शन किया है और व्यूवर्स ने पैसा भी बनाया। ये डेटा पॉइंट के साथ है हमारे पास कुणाल, इनफैक्ट इस खास रिसर्च के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल बोथरा हमारे हमेशा रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं और कुणाल हमें कई बार टाइम टू इंडेक्स पर स्टॉक्स पे गाइडेंस देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिसर्च निकाली है कि हर कंसेक्यूटिव इवन ईयर पर किस तरह का रिटर्न रहा है। यानी हर बार ईटी नाउ जब 2 साल का हुआ, फिर 4 साल का हुआ, तो निफ्टी कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा था। कुणाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये तो हम बात ही कर रहे हैं कि दर्शकों का पैसा बना है, दर्शकों का पैसा भी बना है और आप आई एम श्योर ये डेटा से भी प्रूव कर देंगे। एग्जैक्टली एंड ये जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग है, बिकॉज हम कहते हैं कि कुछ एक डेटा में कोइंसिडेंस होता है, कुछ एक डेटा में स्टैटिस्टिकल पॉइंट होता है, बट ये डेटा एकदम क्लीन है इंडेक्स के लिए और ये इंडिकेट कर रहा है कि एवरी इवन ईयर। सो ये डेटा की बात पहले करूंगा, ये लास्ट 14 ईयर्स का बर्थडे है। 14 ईयर्स की हमने निफ्टी की ट्रेंड्स मैप की है कि 17 जून के दिन इंडेक्स का क्लोजिंग क्या था और उस लिहाज से नेक्स्ट 17 जून लाइक फर्स्ट बर्थडे के दिन, सेकंड बर्थडे के दिन इंडेक्स का लेवल्स क्या था। तो हमने दिखाया कि लास्ट 14 ईयर्स में जब जब इवन ईयर्स हुए हैं, जैसे कि मतलब अगर सेकंड बर्थडे, फोर्थ बर्थडे ऑफ ईटी नाउ, 6th बर्थडे, 8th, 10th, 12th, आज हम जैसे कि सेलिब्रेट कर रहे हैं 14th बर्थडे, उन क्लोजिंग पे इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो अगर हम देखें तो 2011 में जब सेकेंड बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी 2% प्लस। उसके बाद हमने जब फोर्थ बर्थडे सेलिब्रेट किया तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस थी 14% प्लस। 2003 बर्थडे के 6th बर्थडे के दिन हमने सेलिब्रेट किया इंडेक्स पे और 6% रिटर्न्स का 6% हाई रिटर्न देखा इंडेक्स में। 17% नेक्स्ट बर्थडे, उसके बाद में 8%, 59% था 12th बर्थडे के दिन। और सरप्राइजिंगली बिकॉज हमने डेटा ये लास्ट ईयर हाईलाइट किया था और हमने कहा था कि इंडेक्स यहाँ से एटलीस्ट 20% की एवरेज रिटर्न देखा और इस बार हमने 22% रिटर्न डिलीवर किया है। अज्यूमिंग अगर आज 18,750 के आसपास क्लोजिंग आती है तो सबसे बड़ी खास बात इस डेटा की है कि अगर हम लास्ट इवन बर्थडेज का एवरेज निकालें तो ये एवरेज आता है करीबन 18% के आसपास, 18-19% के आसपास का एवरेज आता है। और अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें या फोरकास्ट करें तो होपफुली स्वीट 16 जब 16th अगर हम ईटी नाउ का सेलिब्रेट करेंगे तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आज की क्लोजिंग पे हम करीबन 18% हायर लेवल्स पे होंगे, जो लगभग 22,500 के आसपास आता है इंडेक्स पे। वेरी इंटरेस्टिंग कुणाल, तो एवरेज हर 2 साल बाद व्यूअर्स का पैसा बन रहा है, तो अब 22%, 20-22% के हिसाब से क्या, यानी अब 16th बर्थडे पे 22,000 करा रहे हैं निफ्टी को। ठीक है, शुक्रिया कुणाल ये डेटा पॉइंट हमें समझाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रिसर्च और ये सफर आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन 14 साल में इंडेक्स कहां से कहां पहुंच गया और अगले 2 साल की भी जर्नी जो हम एक पुराने पैटर्न के हिसाब से, जो हिस्टोरिकल एवरेज के हिसाब से है, वो आपके सामने रख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब कुछ और स्टॉक्स भी समझ लेते हैं जो आज एक्शन में रहेंगे। एक रिकैप भी है, शरद के साथ एक्शन स्टॉक्स करते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है सबसे पहले आरके फोर्जिंग्स और टीटागढ़ वैगन्स। यहाँ पे लगभग 15 लाख का जो है फोर्ज्ड व्हील्स का ऑर्डर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से। अब याद रखिए इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो जो है 12,000 करोड़ के ऊपर है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है जहाँ पे फार्मा अप्रूवल्स देखने मिले यूएसएफडीए से,
और दोनों केसेस में नैटको फार्मा ले लीजिए और टोरेंट फार्मा ले लीजिए, दोनों केसेस में ज़ीरो ऑब्जर्वेशंस यूएस एफडीए द्वारा आए हैं उनके प्लांट के इंस्पेक्शंस को लेकर। अब क्या होता है कि ये ज़ीरो ऑब्जर्वेशन रहते हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। कैप्साइट इंफ्रा में जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स डेली देखने मिल रही है, और यहाँ पे जो है कल फ्रांस की जो एक बड़ी एफआई है सोसाइटी जनरल, उन्होंने 1.62% स्टेक लिया, तो ये तीसरा स्टॉक रहेगा फोकस में। टीसीएस भी जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी एक बड़ी सी $2 बिलियन की जो 10 साल की डील थी एगॉन एनवी के साथ, वो अब रद्द कर दी गई है। लगभग जो ये स्क्रैपिंग हुई है 5.5 साल के बाद हुई है, तो उसमें नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिर में बात करेंगे नाइजीरिया की करेंसी में जो है डीवैल्यूएशन हुआ है, डॉलर पेगिंग में लगभग 30 से लेकर 35% तक। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उसमें वहाँ पे करेंसी में स्टेबिलिटी आएगा और चांसेस होंगे वहाँ के एक्सपोर्ट के मार्केट में जो है स्पेशली इंडिया से कि वो और अक्वायर कर पाए टू व्हीलर्स। इसके अलावा जो नेगेटिव साइड क्या रहेगा इस डिवैल्यूएशन का, वो रहने वाला है भारतीय एयरटेल पे। जो एयरटेल अफ्रीका के बिजनेस है वहाँ पे उनके एबिटा मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट्स लोकल करेंसी में आते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एक स्टॉक्स थे जो कि आज एक्शन में रह सकते हैं, इसलिए हमने नाम दिया एक्शन स्टॉक्स के तौर पर, और ये सभी शेयर्स कंपाइल करके शरद आपके सामने लेके आए। बाटा इंडिया भी खुश ने दे दिया। एक और शेयर जो हमने 3-4 दिन पहले एफ&ओ में जोड़ा था, लॉरस लैब, लगातार तब से चल रहा है, लेकिन क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि अगले 20% का रिटर्न और दे सकता है? एक बार खुश आप चेक करेंगे लॉरस लैब को, आज करीब 1 से 1.5 रुपये ऊपर खुलेगा। मेरा सिर्फ एक ही डाउट मेरे मन में चल रहा है कि ये जो फार्मा की जो रैली है ये कई दिन तक कंटिन्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बस मेरा इतना ही डाउट है। डिम्पी, वन वर्ड आंसर हो सकती है, बिकॉज अगर आप देखें ये स्टॉक्स जो हैं एटलीस्ट जो डायग्नोस्टिक्स वाले जो प्ले हैं ये सारे, ये बहुत ही लंबे स्लंप के बाद रिवाइव हो रहे हैं और सस्टेन्ड रिकवरी है। इट्स नॉट लाइक अ वी शेप रिकवरी। हम इसमें अच्छा सा बॉटम बन के मल्टीपल टाइम्स जो लो लेवल्स हैं वो अटेम्प्ट करके रिबाउंड आते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम स्पर्ट्स भी हमको ऑन ग्रीन अपटिक डेज जो है वहां पे देखने मिल रहा है। So, मेरे हिसाब से ये रैली जो है ये सस्टेन हो सकती है। अगेन द पेस ऑफ इट कुड बी लिटिल स्लो बिकॉज मल्टीपल लेवल्स हैं जहां पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन अगर पोजिशनल बेट के हिसाब से लेना चाहें देन इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इसका जो फॉल है ये तो बहुत ही क्लियरली अरेस्ट हो चुका है। मोमेंटम बैक्ड अप मूव है एंड ओवरहीटिंग से काफी दूर है। दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स दैट आर सजेस्टिंग कि यहाँ से स्टॉक 390 के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक बार वो क्रॉस होगा तो 425 के लेवल्स, एज आई सेड पोजिशनल लेवल्स हैं, तो वो ध्यान में रखते हुए एंट्री करें। स्लो मूव हो सकता है बट ट्रेंड यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। 355 का जो लेवल है आप स्टॉप लॉस बना के चलें एटलीस्ट ऑन लॉरस लैब्स। ठीक है, कल परसों हमने एक वादा के अंदर आपको और शेयर दिया था जिसका नाम था अशोक लीलैंड, वो भी काफ़ी अच्छा चला, उसकी क्लोजिंग भी ठीक थी कल की, इंस्पाइट ऑफ दिस की कल बाजार टूट रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो शेयर ज़्यादा टूटा नहीं, 160 के आसपास की आज भी उसके लेवल्स आप देख पा रहे होंगे। अविनाश सर, अशोक लीलैंड इस भाव पे रेट ठीक है क्या? नहीं, इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि जो सीवी साइकिल अभी जो चल रही है इसमें कोई डाउट नहीं कि अशोक लेलैंड जो एक प्योर सीवी प्लेयर है यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, बट डिफेंस और ऑटोमोटिव सेक्टर में स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 15-20% की वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री दिखाएगी। अशोक लेलैंड इसको कंफर्टेबली आउट परफॉर्म करना चाहिए, तो करीबन 175-180 का एक फेयर वैल्यू बनता है। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को भी खरीदना है तो अच्छी खासी कमाई अगले 8 से 12 महीने में पॉसिबल है, तो डेफिनेट इसको बाय ऑन डिक्लाइन या करंट प्राइस पे एक्यूमुलेट करें। ठीक है, अविनाश सर ने भी लगा दी है मोहर, हमने भी आपको टेक्निकली कल ही डेरिवेटिव्स देख के पहले ही बताया आपको, और अब आशीषा भी हमारे साथ जुड़ रही है ब्रोकिंग हाउसेस का एक व्यू पॉइंट लेके, और मेरे को जहाँ तक पता लगा है वो भी शायद अशोक लीलैंड ही है जो आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है। आशीषा, यही शेयर है क्या? आज के बिग बोल्ड ब्रोकरेज में अशोक लेलैंड है। मैनेजमेंट ने कई ब्रोकरेज हाउसेस के साथ बातचीत की जिसके चलते कुछ रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही है। मैनेजमेंट का मानना है कि जो स्लगिशनेस दिख रही है इंडस्ट्री में वो सेकंड क्वार्टर FY24 से रिज्यूम होती हुई नजर आएगी, जिसका मतलब ग्रोथ देखने को मिल सकता है। MHCV यानी मीडियम एंड हेमी कमर्शियल व्हीकल्स पीक आउट नहीं हो चुका है, उसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। एबिटा मार्जिन्स के कंपनी के मिड टीन्स के टारगेट है। एक्सपेंशन प्लान्स भी कंपनी के काफ़ी अग्रेसिव है। ऑल्टरनेटिव फ्यूल ऑप्शंस के लॉन्चेस लाइंड अप है। इनफैक्ट कंपनी के काफ़ी EV प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट्स भी लाइंड अप है। 6 ईवी प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है। इंडिया और यूरोप बिजनेस दोनों को केटर करेंगे ये लॉन्चेस। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कंपनी डबल करना चाहती है अपने एक्सपोर्ट्स। 20,000 यूनिट्स का कंपनी ने एक्सपोर्ट्स के लिए टारगेट दिया है। इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 200 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है अशोक लेलैंड पर। उनका मानना है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। सीवी साइकिल भी रिज्यूम होती हुई नजर आ सकती है, जिसके चलते ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। इन पे बात करेंगे। कैपेसिटी इंफ्रा एक और स्टॉक है जहां पे कल गोल्डमैन सैक्स ने एक पीनोट के थ्रू बाइंग की है। क्विकली इसको दिखा दीजिए आप। कल ब्लॉक हुआ था 11 लाख शेयर का और आज 209 के भाव पे खुल रहा है। क्विक चार्ट चेक राहुल, कैपेसिटी इंफ्रा। बिल्कुल अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे। जो पिछले 2 हफ्ते का मूव आया है वो एकदम एक्सीलेंट वॉल्यूम्स पे आया है। लास्ट 3-4 दिन का भी जो सस्टेन कर रहा है, कल भी आप नोटिस करेंगे डाउनवर्ड मार्केट में अच्छा सस्टेन कर रहा था, वो भी अच्छा वॉल्यूम्स पे है। सारे मूविंग एवरेजेस को रेस्पेक्ट कर रहा है। एक बहुत ही पॉपुलर पैटर्न है कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस, उससे ब्रेकआउट हुआ है। तो ऑल अराउंड स्टॉक इज लुकिंग गुड। होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 202। राइट, एब्सोल्युटली। तो ये तो कैपेसिटी पर बात हुई। एक स्पेस है इलेक्ट्रोड्स का जो लगातार चल रहा है, HEG, ग्रेफाइट। यहाँ पर इनफैक्ट पॉजिटिव बुलिश रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ब्रेकआउट पैटर्न अब भी बने हुए हैं ग्रेफाइट जैसे स्टॉक्स में, लेकिन क्या अब भी फर्दर बाइंग आएगी? अच्छे खासे चल चुके हैं। कल भी HEG लगभग 12-13% ऊपर था, ग्रेफाइट में 6% की मूव थी। अब भी प्री ओपन में आप देख रहे हैं। क्या आप लेंगे इसे कुछ फर्दर? Priyanka, they are too stretched for my comfort now. HEG in particular, कुछ ज्यादा ही stretch हो गया है। ग्रेफाइट भी, although बहुत clear breakout है, volume है, all of those points are definitely in the favor. लेकिन जितना हमने शार्प रन अप देखा है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। अगर मुझे कोई डिप्स मिलते हैं तब मैं बाय करूंगा। सो फॉर एग्जांपल HEG अगेन क्लोज टू 395-400 जोन्स अगर मुझे मिलता है तब मैं बाय करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्टेबल रहूंगा। बट अदरवाइज आई विल प्रोबब्ली जस्ट वेट एंड वॉच। एग्जिस्टिंग पोजीशन डेफिनेटली राइड द मोमेंटम। कल्याण ज्वेलर्स में 6.5 करोड़ शेयर्स का ब्लॉक हुआ है, इसको ध्यान में रखिए। हम इसकी डिटेल्स निकाल के लाएंगे। कल्याण ज्वेलर्स स्टॉक बहुत चला नहीं है, वही 115-120, 4.5% लग रहा है अच्छे हाथ आए। इसको हम देखेंगे। क्विक कपिल चार्ट चेक, कल्याण कहाँ जा सकता है? जल्दी से बताइएगा, 40 सेकंड रह गए। जी, कल्याण ज्वेलर्स बेसिकली काफी कंसोलिडेशन पैच में है। ऊपर की साइड 114 के लेवल पे चल रहा है और जो कंसोलिडेशन पैच का अपर बैंड है 122 तक का। तो 122 तक की इसकी अपसाइड मोमेंटम की गुंजाइश बनती है। ठीक है, अब ये राहुल के भी लिस्ट में आ गया होगा। 119 पे आ गया है। इस पे डाउट कर रहे थे लेकिन अब वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। 35 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी आपको ट्रेड करता दिख रहा है। 18,700 के ऊपर है। थर्ड टाइम है पिछले 7-8 दिन के अंदर ही जब मार्केट ने फिर से इसके ऊपर आके ओपन किया है। लेकिन ऊपर आके ओपन तो कर रहा है लेकिन क्लोज इसके ऊपर मिल नहीं रहा है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है। देखते हैं, आज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ऑल टाइम हाई से। फिर से आज फिर से उसी पे नज़र होगी। अब मार्केट खुलने के बाद एडवांस डिक्लाइन के साथ आज ओपनिंग देखते हैं। 1000 से ऊपर के आज एडवांसेस फिर से आपको मिलेंगे और 1300-1400 भी मिल सकते हैं। इस समय 34 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी 720 का लेवल है। मैं फटाफट से आपके सामने शेयर्स लेके आता हूं जहां पर आज अच्छी स्ट्रेंथ शुरुआत में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर एडवांस डिक्लाइन वगैरह सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। हिंडाल्को ने स्पीड पकड़ी है, करीब 1% ऊपर आज खुल गया। अदानी एंटरप्राइजेस, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है इसका इनफ्लो अदानी एंटरप्राइजेस के आसपास आना है। और कल भी मार्केट टूट रहा था तो अडानी ग्रुप के शेयर्स चल रहे थे, अदानी एंटरप्राइज ऊपर है। ये आप एडवांस डिक्लाइन देख पा रहे हैं। 1300 शेयर एक्सपेक्टेड थे, आएंगे एडवांसेस में उतने ही आए हैं और 200 शेयरों के अंदर डिक्लाइन है। इसका मतलब मार्केट का अंडरटोन काफ़ी स्ट्रांग है और जैसे उसको मौका मिलता है वो बड़े गैप के साथ, रेशो के साथ मार्केट को खोलता है। और आज 700 के ऊपर आके फिर से जैसे उसने लेवल्स के साथ खोला। डिविस लैब स्ट्रांग पुल बैक आज भी कंटिन्यू, 0.5% ऊपर। आयशर, टाइटन, एक्सिस बैंक जैसे शेयर्स भी आज आधे से 0.1% ऊपर खुल रहे हैं। जो शेयर कमज़ोर खुल रहे हैं उसमें TCS है, आपको मालूम है। एक तो मैक्वारी आज रिपोर्ट भी आई है, इससे पहले भी एक साइडवेज थे ये। और दूसरा ये जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ना, उसमें भी बता रहे हैं कि जो IT कंपनीज में से पैसा आउटफ्लो होगा
तो TCS उसमें से एक कैंडिडेट है, 1% वो भी आज नीचे है। इसके अलावा बजाज ग्रुप का बजाज ऑटो आज थोड़ा नीचे है। हीरो मोटोकॉर्प भी इसका पीयर वो भी आज करीब 1% नीचे है। BPCL के अंदर आज थोड़ा नुकसान है। इसके अलावा आज SBI लाइफ के अंदर इस समय फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है। कुल मिला के अगर आप निफ्टी के सारे शेयर्स कंपेयर कर रहे हैं तो 7-8 शेयर ऐसे हैं जो नीचे हैं, यानी कि करीब 42-43 शेयर आज शुरुआत में ओपनिंग अच्छी दिखा रहे हैं। खुलने के बाद बाजार थोड़ा और मजबूत हुआ है और आप करीब 1500 शेयर तेजी में आ चुके हैं। 60 अंकों की बढ़त है। अब हम ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 100-100 पॉइंट है। कहने को हम 1-2 बार पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आज के मोमेंटम को देखते हुए लग रहा है कि शायद हम एक बार वहाँ तक पहुँचने का एक अटेम्प्ट ले भी सकते हैं। फटाफट से चेक कर लेते हैं आज और कौन से नेक्स्ट 50 वाले शेयर्स हैं जो ऊपर हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट 2% ऊपर, ब्रेकआउट कैंडिडेट। टोरेंट फार्मा USFDA से अप्रूवल आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इनके प्लांट विजिट हुआ था, 1.5% ऊपर। HDFC AMC ऊपर। इसके अलावा इन्फो एज के अंदर भी आज करीब 1.5% की मजबूती है। पिरामिल एंटरप्राइजेस की जो मेहनत हो रही थी आज थोड़ा वापस कमजोर हुआ है, ये 3% नीचे है। गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, और फार्मा के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स में सेलेक्टिव होकर काम कीजिएगा, एक साथ फार्मा चल जाएंगे ऐसा कहना मुश्किल है। कल जो बैंक निफ्टी के अंदर नुकसान हुआ था, काफी हद तक डैमेज कंट्रोल होता दिख रहा है, वो है 43,500 के ऊपर। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर, अदानी का शेयर सबसे ऊपर, फिर डिविस लैब, एक्सिस बैंक। इन सब में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कोई भी शेयर 1% से ऊपर चल नहीं रहा, कोई भी शेयर 1% से ज्यादा टूटा हुआ नहीं है। तो फिलहाल रेंज के अंदर मार्केट के अंदर कामकाज है विद द पॉजिटिव बायसनेस। प्रियंका ठीक है, और राइट, तो सारे सेक्टर्स में अच्छी मूव है और कई सारे स्टॉक्स भी आपने कवर किए मिड कैप में, लेकिन कुछ सेलेक्टिव स्टॉक जो रह गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स आईटी के कुछ काउंटर्स हैं जिसमें आपको मूव दिख रही है मिड कैप में, OFSS और BHEL में आपको आज एक फिर से मूव दिख रही है। और मिड कैप इंडेक्स इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल्स पर भी है। आप ये स्टॉक्स देख रहे हैं जो इस वक्त बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, जो टॉप गेनर्स हैं, उसमें BHEL भी है, अशोक लेलैंड है और IDFC फर्स्ट बैंक, डालमिया भारत है। एक क्विक व्यू ले लेते हैं अब एक्सपर्ट से भी कि ओपनिंग ट्रेड्स वो क्या देख रहे हैं। कपिल, आप बताएं आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बेसिकली ICICI प्रूडेंशियल काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर्स में कुछ न कुछ एक मोमेंटम तो आ रही है, काफी सस्टेन से है। तो ICICI प्रूडेंशियल जो तीनों स्टॉक है हमारे, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ, तो इनमें से मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ICICI प्रूडेंशियल पे थोड़ा सा ज्यादा सा कन्विक्शन आ रहा है क्योंकि इसकी बुलिश कंटिन्यूएशन साइन आ रही है। तो मुझे यहाँ पे एक और बढ़ोतरी देखने मिलती नजर आ रही है। लेलैंड जो है इनफैक्ट 2% ऊपर खुला है। वैल्यू अनलॉकिंग की बात की है मैनेजमेंट ने। पिरामिल फार्मा को लेके आई है, वहां भी फुटसी एडजस्टमेंट से फायदा होने की बात है, इनफ्लोज आएंगे। पिरामिल फार्मा ये देखिए 4% ऊपर, 95 रुपीज का भाव हो गया पिरामिल फार्मा का, 60 रुपए वाला। इस पे आज रिपोर्ट आई है जेफरी, सभी हम अविनाश के साथ डिस्कस करेंगे। अब तो रिपोर्ट आएंगी ही सारी, लेकिन फुटसी बैलेंसिंग में फ्लोज आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगी। मैंने बताया था आपको 60 रुपए पे। राइट्स इशू से जब से बात हुई थी तभी से हम बात करते हैं MSCI पकड़ ली बात, बहुत बढ़िया। वहां से 50% चल चुका है। चलिए, भारतीय और बजाज ऑटो पे डालने, वहां पे अफ्रीका में कुछ करेंसी का मामला हुआ है, बहुत छोटा मामला है। अगर उसकी वजह से गिरा है स्टॉक को तो आपको देखना चाहिए। बजाज ऑटो ऊपर आ जाएगा अगर ये उसकी वजह से गिरा है। भारतीय को भी लेके आइए, 2% भी रेवेन्यू वहां से नहीं आते हैं, बट स्टॉक आज हीरो मोटो को लेके आइए। कल 3% गिरा था, आज हीरो मोटो कैसा है, रिबाउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखना जरूरी है। पिछली बार जब इस तरह की मामला बना था तो 1-2 दिन में स्टॉक पूरा रिबाउंड हो गया था, नहीं आज लेकिन 1% नीचे है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं। कुछ है हमारे साथ और कपिल और राहुल भी हैं, अविनाश भी हैं। कुछ बाजार इस तरह से खुला है, जो अभी तक आपने स्ट्रेटजी डिस्कस की उसके अलावा कोई ओपनिंग ट्रेड जो आपके रेडार पे आया हो? एक स्टॉक है जो काफी समय से हमारे रेडार पे है, विच इज मिधानी मिश्र धातु निगम। स्टॉक में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है और अगर मैं देखूं तो 3 से 4 दिन पहले इसके जो रेजिस्टेंस जोन्स थे 245 के, उनको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड वॉल्यूम पिकअप भी यहाँ पे हमें क्लियरली देखने में। हम जानते हैं कि द एंटायर डिफेंस स्पेस इज डूइंग वेल। ये एक स्टॉक है जो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं होता है साइलेंटली, बट श्योरली इट्स एक्चुअली डूइंग रादर वेल। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग बिल्कुल की जा सकती है। फ्रेश एंट्री के लिए 248 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस लेके चले। पहला टारगेट आपके लिए 257 का होगा, दूसरा टारगेट 262 का। सो दिस इज वन स्टॉक दैट इज ऑन आवर रेडार फॉर सम टाइम, और यहाँ पे कुछ दिन पहले जो ब्रेकआउट आया है ये सस्टेन होता हुआ नजर आ सकता है इन द कमिंग डेज। अब समझ लेते हैं कपिल से। कपिल, आपका ट्रेडिंग आइडिया क्या होगा?
जैसे मैंने बताया से प्रूडेंशियल जो एक स्टॉक रहा हुआ है वहां पे मुझे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, और थोड़ा सा काउंटर बैट में लेना चाहूंगा एक पीवीआर आइनॉक्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज नो डाउट काफी कुछ बिटन डाउन स्टॉक है, मीडिया स्टॉक जितने काफी फ्लेवर में नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन में उसने अपना एक प्रीवियस बेस को ब्रेकआउट करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव व्यू लग रहा है कि 1515 पे लेवल पे ये स्टॉक चल रहा है, तो उसकी इमीडिएटली अपसाइड मोमेंटम जो उसके प्रीवियस हर्डल पॉइंट से कुछ 1580 के अराउंड के, तो वहां तक का एक अपसाइड मोमेंटम मुझे देखते हुए देख सकते हैं। आइनॉक्स 1 महीने में इनको जो है इस स्टॉक को प्रभु राम का आशीर्वाद मिल रहा है कहीं ना कहीं। आदि पुरुष वो रिलीज हो रही है और हमारे ऑफिस में लोग बता रहे हैं साहब कि हमने फर्स्ट शो बुक कर दिया है, 2-2 हज़ार रुपए के टिकट है। 50% एडवांस बुकिंग हो चुकी बहुत है जबरदस्त ऑलरेडी। उसका फर्क पड़ा है। इनफैक्ट कल ब्रोकरेज नोट्स भी आए। किसने आशीर्वाद दिया है? भगवान हनुमान ने एक सीट रिजर्व रखी है हर थिएटर में भगवान हनुमान अच्छा जी, क्या बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए आपने। हमने इस पे एक रिपोर्ट भी की थी डिजिटल पे कि एक सीट रखी है भगवान हनुमान के लिए हर थिएटर में। क्यों नहीं कुछ और कपिल राहुल का तो हो गया। राहुल, आपके ओपनिंग ट्रेड नहीं डिस्कस हुआ? तो फिनोलेक्स केबल्स बोथ आज के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है और आज टॉप गेनर्स में भी है, तो फिनोलेक्स केबल्स इज ऑन अ रेडार इंट्राडे के लिए लॉन्ग कर सकते हैं इसको। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 861 पे। फिनोलेक्स केबल पर आपका व्यू रहेगा। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहां पर इन्फ्लोज की बात हो रही है, वहां थोड़ा सा तो मूवमेंट है। रिलायंस पर इनफैक्ट एक व्यू फिर से लेते हैं कि रिलायंस आज एक हेवी लिफ्टिंग कर सकता है। कुछ रिलायंस पर एक बार आप लेवल्स चेक करके बताएं। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे हमें जो 2550 के जो जोन्स हैं इसके ऊपर एक क्लियर मूव आते हुए दिखा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक क्लियर टर्न अराउंड प्ले है। द रीजन आई से टर्न अराउंड इज बिकॉज देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे जो इसकी रिकवरी रही है ये सस्टेन्ड नहीं रही है। सो यहाँ पे हमने कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स भी देखे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर का सेटअप भी अच्छा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 2600 के लेवल्स के लिए आप ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और पोजिशनल यहाँ बेट चाहें तो 2680 का एक टारगेट रहेगा, और जो इसने रिसेंट हाई टच किया था 2750 का, ये तो मुझे दोनों ही टाइम फ्रेम पे ये पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट जो मूव्स आई हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स उतने एक्स्ट्रा पिकअप नहीं हुए हैं, but they're still pretty high for a stock like Reliance. So overall setup पॉजिटिव लग रहा है। फ्रेश एंट्री ट्रेडिंग के लिहाज से लें तो 2530 के लेवल को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऑलराइट, ठीक है। L&T हाउसिंग फाइनेंस को लेकर आते हैं। कल हम इस स्टॉक को डिस्कस भी कर रहे थे कि इसमें ऑलरेडी मूव है। आज कैसा चल रहा है स्टॉक? आज ठीक है 1% की मूव है, लेकिन लगातार पिछले 2-3 दिन से चलने के बाद भी अब भी मूव है। फाइनेंस काउंटर्स में इस वक्त नजर कहाँ होगी आपकी कुछ? देखिए फाइनेंस काउंटर्स में फिलहाल एनबीएफसी स्पेस जो है ये हमें थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। चोलामंडलम फाइनेंस हो, कैनफिन होम्स हो, दीज आर द स्टॉक्स दैट आर ऑन आवर रेडार। कैनफिन होम्स हमने पिछले कुछ दिनों में डिस्कस भी किया था। आज भी अगर देखें तो कल का जो एक फॉल आया था उसके बाद बहुत ही अच्छा, बहुत शार्प रिबाउंड आया है। सो कैनफिन होम्स यहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस 748 का जो लेवल है उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के चले। टारगेट यहाँ पे आपके लिए 765 775 के जो लेवल्स हैं ये रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ओवरऑल हम मूव देख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स शायद थोड़े समय के लिए प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी स्पेस इज लाइकली टू डू मच बेटर। तो चोला फाइनेंस एंड कैनफिन होम्स ये दो स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार पे है फ्रॉम दिस स्पेस। हीरो को देखिए जरा, हीरो रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। एक 25-30 रुपए का लो बना के हीरो मोटो इस समय सिर्फ 4 रुपए लो, 4 रुपए नीचे रह गया। पूरी की पूरी डिप जो है हीरो मोटो में बाय हो गई और ये हरे निशान की तरफ आ रहा है। इस वैल्यूएशन पे अपने साथ ये अविनाश तो है ही। अविनाश, 2800 रुपये का भाव है। मैनेजमेंट ने एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग, नए प्रीमियम एडिशन, ये वो दुनिया भर की बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है नए सीईओ साहब ने अभी, और ये मैटर निकल के आया। जब तक प्रूव नहीं होता है ये वाकई क्या फाइनेंशियल्स को इम्पैक्ट कर सकती है बात, ये एमसीए वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं अजय। मुझे लग रहा है कि देखिए आपने जैसे कहा कि पिछले साल भी ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो आया था और उसके बाद मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन आ गया और नॉर्मल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया। मुझे लग रहा है कि ये भी खबर जो है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वेटेज नहीं है। इसमें फाइनेंशियल्स या इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। मेरे ख्याल से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से
फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प कैन बी अ वेरी गुड आउट परफॉर्मर। ऑलरेडी बड़े लॉन्चेस की बात कर रहा है, और प्लस जिस प्रकार की ऑपरेटिंग लीवरेज इनके पास है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में इस लेवल से आपको एक अच्छी बढ़त मिलेगी। तो ये खबर जो है नेगेटिव न्यूज़ है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को ये डिप को खरीदना चाहिए। ये अविनाश की तरफ से बहुत ही सीधी बात आ रही है, इधर उधर की लच्छेदार बातें नहीं। इस भाव पे लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं साहब। आज लो बना है करीब करीब 2810 का, और 2835 पे स्पॉट में, तो 20-25 रुपए का रिकवर इसमें इधर ही आ गया। कुछ और स्टॉक्स, ये पूरे एवेन्यू सुपरमार्ट, स्पेंसर और वी मार्ट में तो एक अमंसा कैपिटल की बाइंग भी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसमें 2-3 दिन से मैंने सुबह भी अपने ग्राफिक में बताया था, इस स्टॉक्स को आप लेके रखिए। वी मार्ट, स्पेंसर और डी मार्ट में डी रेटिंग हुई, अब वापस बाइंग आ रही है। इनफैक्ट ब्रांडेड फैशन में और साथ ही टेक्सटाइल काउंटर्स, आप दूसरा जो काउंटर देखें संगम, वो भी तो टेक्सटाइल नहीं, बट ये जो तीनों है ना, ये तीनों अलग अलग कंपनीज हैं। वी मार्ट ग्रोसरी आइटम बेचता है छोटे शहरों में और बजट वाले कपड़े। डी मार्ट वो भी ग्रोसर है। डी मार्ट में आपको फैशन में बहुत भयंकर फैशन में कुछ नहीं मिलेगा। देखिए रोजमर्रा की चीजें आपको डी मार्ट में मिलेगी सस्ते दामों पे। स्पेंसर थोड़ा सा फैशन एंगल है। तीनों अलग अलग स्टॉक्स हैं, लेकिन कल इसमें कोऑर्डिनेटिंग बाइंग दिख रही थी। ओके, आज भी वी मार्ट और डी मार्ट हरे निशान में है, भले ही स्पेंसर नीचे आ गया हो। इन तीनों के चार्ट कपिल बताइए कौन सा बेटर लग रहा है, मजबूत कौन सा है? मैंने अभी तीनों चार्ट को ग्लैंस किया हुआ है, और वहां एक डिमांड निकल के बाहर आ रहा है। तो डिमांड का हमारा पहला भी एक एनालिसिस रहा हुआ था कि स्टॉक का एक बहुत बड़ा एक, जब से लिस्टिंग हुआ था तब से ऑलमोस्ट 2021 तक एक राइजिंग चैनल में ही बना हुआ था, लेकिन 2021 से लेके अभी तक स्टॉक का काफी खराब टाइम चला था। एक टाइम मींस प्राइस वाइज करेक्शन तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन आपको हमें काफी एक बहुत बड़ा देखने मिला था। और इस टाइम वाइज करेक्शन की वजह से जो उसकी 2 साल की लोअर बैंड थी 3365 के अराउंड की, तो वही बॉटम के यहाँ पे आके 4 महीना स्टॉक ने स्टेबलाइज किया हुआ है, और इस महीने में हमें एक बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। और इस महीने में अभी तक 16% की अपसाइड मोमेंटम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो स्टॉक में यहाँ पे कुछ एक मोमेंटम तो देखने मिल रही है डीमार्ट में, और डीमार्ट का जो कुछ एक बेस बना हुआ है वीकली चार्ट में मैं यहाँ दिखता हूँ, तो उसका एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। 3 से 4 दिन में काफी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। तो मोमेंटम तो चेस करना नहीं चाहिए अभी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो थोड़ा सा रिट्रेस हो जाता है। 4000 का स्टॉक है, 3800 के लेवल के यहाँ पे रिट्रेस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा एक बाय अपॉर्चुनिटी बन पाएगा, और आगे जाके ये स्टॉक पहला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 4200 का है, और बाद का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 4600 के अराउंड पे बनता है। बट द थिंग इज दैट कि थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, 3800 के अराउंड आने दीजिए, और वहां पे काफी अच्छा बाय बन जाएगा रिस्क रिवार्ड के पर्सपेक्टिव से। आप इसे थोड़े टाइम बाद बाय करना चाहेंगे, लेकिन आज जो एक खबर आई आरके फोर्जिंग और तीतागढ़ वैगन्स के लिए, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और आरके फोर्जिंग पर तो आपको इम्पैक्ट भी दिख रहा है। तीतागढ़ वैगन 2%, और एक बार आरके फोर्जिंग, रामाकृष्ण फोर्जिंग को भी लेके आते हैं, वहां पर भी एक अच्छी मूव बनी हुई है। 6% की मूव आरके फोर्जिंग में। फोर्जिंग काउंटर्स, और बिकॉज ऑफ दिस न्यूज ऑल्सो, आरके फोर्जिंग में अब इतनी बड़ी मूव के बाद भी क्या करना चाहिए राहुल, या फिर तीतागढ़ पे बिट ले सकते हैं? तो टीटागढ़ का तो स्टॉक तो बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले कहा कि स्टॉक इज लुकिंग गुड, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। आरके फोर्जिंग्स की बात करें तो इक्वली स्टॉक इज लुकिंग गुड। ओनली थिंग नोटिस करना जरूरी होगा कि आज का जो कैंडल है वो बुलिश क्लोज होता है कि नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आज का जो गैप अप हुआ है वो बोलिंजर बैंड के ऊपर हुआ है, और जनरली अगर बोलिंजर बैंड के ऊपर एक गैप अप होता है और वो सस्टेन नहीं होता है, फिर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन होता है स्टॉक में। अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आप स्टॉक में देखते हैं तो 405 के आसपास फिर से एंट्री कर सकते हैं। अगर कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज कर सकते हैं तो कल सुबह भी इस पे लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों व्यू रख के दोनों बाई साइड में ही करेंगे टेक्निकल लेवल्स पर, और बाइंग अब भी जारी है। आप अगले दिन सोमवार को भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स को वॉच करके करेंगे। है दोनों पॉजिटिव अप मूवमेंट में ही स्टॉक्स। एक और स्टॉक को डिस्कस करते हैं, और एफएमसीजी स्पेस में हम देख रहे हैं, इनफैक्ट अविनाश के साथ सवाल लेते हैं। अविनाश, अब तक जो बाइंग आ रही थी वो एफएमसीजी में कंजम्पशन बेस्ड, और क्योंकि रूरल कंजम्पशन रिवाइव हुआ है, कंज्यूमर प्राइस नीचे है, रॉ
प्राइस नीचे है, इन्फ्लेशन आप पीक आउट होते हुए देख रहे हैं, एक सिनेरियो वो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग ज़्यादा थी, अब क्या सेकंड लेवल ऑफ बाइंग मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा आ गई है? इमामी, मेरिको, यहाँ पर एज कंपेरेटिवली बड़े स्टॉक्स ज़्यादा बाइंग है? अविनाश? ओके, अच्छा, अविनाश हमारे साथ नहीं है, पर क्या ये टेक्निकल राय भी इस बात पर वैलिड होती है? आप बताएंगे एक बार कपिल, क्या आप जो बाइंग है आप इस वक्त क्या मिड टियर मिड कैप स्पेस में ज्यादा दिख रही है एफएमसीजी के, इमामी जैसे काउंटर्स, मेरिको जैसे काउंटर्स? ओके, तो बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर्स पिछले कुछ टाइम से सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे ही मूव कर रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स जो हैवी वेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वहां पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि इमामी कुछ 0.3% से ऊपर है, मारिको भी कुछ 1.25% से ऊपर है, बेवरेजेस कंपनीज में भी काफी अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। तो जैसे कि इमाम, जैसे आप पूछ रहे थे कि मिड कैप स्टॉक्स में मोमेंटम आ रही है, तो अभी भी स्ट्रक्चर इतना मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, लेकिन हाँ, मारिको स्टॉक का एक काफी अच्छा सा स्ट्रक्चर मुझे चेंज होते हुए देखने मिल रहा है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़े लंबे टाइम के कंसोलिडेशन पैच को एक ब्रेकआउट होने के आरे पे है, और ये ब्रेकआउट होगा तो काफी अच्छा ब्रेकआउट होगा, और ऑलरेडी एक बार ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा रिट्रेस होके फिर से री अटेम्प्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस ऊपर में जाने के लिए। तो मिड टायर स्टॉक में मारिको की क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी देखने मिल रही है, और 555 के लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक सस्टेन करता है तो मुझे और इसमें मोमेंटम में इजाफा देखने मिलेगा, और उसका नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड पोटेंशियल हमें कुछ ना कुछ 585 590 के यहाँ पे आता हुआ देखने मिल सकता है। तो 555 के ऊपर पॉजिटिव व्यू है 590 के लिए। एक और शेयर है कैनफिन होम्स, इसके बारे में अमूमन चर्चा होती नहीं है, जब ये शेयर काफ़ी चल जाता है तभी नोटिस में होता है, लेकिन ये शेयर भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अंदर धीरे धीरे करके जो पोजीशंस वापस से बन रही है, ये बहुत अच्छे लेवल्स पे लेके आ सकते हैं इसको, ऑल्दो थोड़ा चढ़ा हुआ शेयर भी है ये। एक बार खुश आप इसको चेक करेंगे, कैनफिन होम्स आज 3% ऊपर है, और एक गैप के साथ नहीं हुआ, ये खुलने के बाद धीरे धीरे चल के अब डेज हाई पे पहुंचा है। जी हाँ, जब भी थोड़ी देर पहले जब प्रियंका ने फाइनेंशियल स्टॉक्स पूछे, दिस वाज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसकी हमने डिस्कशन की थी, अच्छा खासा एक डिप आया है, बट दैट वाज इम्पोर्टेंट टू। अब फिलहाल वही जो 750 755 के जोन्स हैं इसके पास है, ओवरऑल सेटअप मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आप इसको 775 पोजिशनली चाहे तो 800 प्लस के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप 730 के पास लेके चलें। ठीक है, मैं मार्केट के हिसाब से आपको फिर से बता दूं, 70 अंकों की बढ़त हो चुकी है। आज बाजार जिस लेवल पे खुला अभी तक उसके ऊपर है, ये एक पहला साइन होता है कि बाजार के अंदर जो बुल रन होता है उसके अंदर जिस तरह का एक फॉल्ट आता है या थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हैं, उसके बाद का जो मोमेंटम है ना, वो बड़ा नोटिस करने वाला होता है। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी आप दिखाइए, बैंक निफ्टी जहाँ पे खुला वहीं से अभी तक ऊपर बना हुआ है। तो कल बैंक निफ्टी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एक ही दिन में टूट गए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वापस से प्रॉफिट बुकिंग का डाउट या साइन नहीं लग रहा, इसलिए स्ट्रॉन्ग हैंड्स में मार्केट है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब एक दो शेयर जरा और देख लेते हैं जहाँ पर आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक शेयर है और मेरे लिस्ट में, एक मिनट में उस, हाँ ये है, वह है जनरल इंश्योरेंस का, 182 रुपये का चल रहा है। कुछ जरा आप ही चेक करो, जनरल इंश्योरेंस का शेयर 182 रुपये का चल रहा है, ये शेयर में कुछ दम है क्या, या अभी इसको छोड़ दें? नहीं, इसको आप थोड़ी देर के लिए वेट एंड वॉच कैटेगरी में ही रखें। मोमेंटम इंडिकेटर थोड़ी सी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड में है, स्टॉक में कंसोलिडेशन है, तो माइल्ड नेगेटिव बायस, तो 187 के ऊपर अगर निकलता है तब देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल आप इसको वेट एंड वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, ठीक है, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस, वहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट है, इस पर अभी पीछे न्यूज़ भी आई थी क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही अपने सारे डेट्स भी, कर्ज का भुगतान भी कर दिया था, और डेट रिडक्शन में लगातार कंपनी उस हिसाब से पॉजिटिव एक ट्रिगर रह रहा है स्टॉक के लिए। आज भी आप देखें 2% की तेज़ी है। महाराष्ट्र सीमलेस को आप राहुल खरीदेंगे, क्या लेवल्स देखते हैं एंटर करने के लिए? महाराष्ट्र सीमलेस की अगर बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी एंटर किया जा सकता है। स्टॉक आज भी इंडेक्स से स्ट्रॉन्गर है, 20-day EMA पे सपोर्ट ले रहा है, तो आज के डेट में भी शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग ले सकते हैं। जो मोमेंटम इंडिकेटर, स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर है, वो भी ओवरसोल्ड है इस जो रिसेंट करेक्शन हुआ है हाई से 497 500 के आसपास, तो आज भी लॉन्ग ले सकते हैं अगर एक हफ्ते का नजरिया रखेंगे तो। भी आज फिर से रडार पे दिख रहे हैं, लॉन्ग बिल्टअप भी है, OFSS जैसे काउंटर, LTI माइंट्री जैसे काउंटर्स, और इनफैक्ट बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स
2-2.5% की मूव भी है। क्या इस स्पेस में से ये 3 काउंटर्स जो मैंने बोले इनमें से कोई आपको पसंद आएगा कपिल आज ट्रेडिंग के लिए? कौन से स्टॉक क्या है, आपने रिपीट करेंगे बात? बिरला सॉफ्ट या फिर आपको LTI माइंडट्री, इनमें से कोई स्टॉक पसंद आएगा? ओके, तो LTI माइंडट्री का मैं देख रहा हूँ कि काफी टाइम से इसका कंसोलिडेशन पैच आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें वेट करूंगा कि जो इसका 5080 रुपीज का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि पिछले 3 से 4 बार स्टॉक में वहां से ही रिएक्ट किया हुआ है, आज नो डाउट स्टॉक में एक इजाफा देखने मिल रहा है। तो एक बार के लिए 5030 के लेवल पे चल रहा है ये स्टॉक, 5060 के ऊपर एक बार वो ब्रेकआउट दे दे तो मुझे लग रहा है कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें एक वैलिड सा देखने मिलेगा और उसके बाद में इसके अपसाइड मोमेंटम अपटिक में आते हुए देखने मिलेगी। तो 5060 का वेट करें, उसके ऊपर में एक बुलिश एंट्री बनती है और उसके बाद में 5570 लेवल की अपसाइड पोटेंशियल इसमें देखने मिल सकती है। आज एक अच्छी कैंडल के साथ UBL ने भी ओपन किया है। UBL एक बार जरा शेयर स्क्रीन पे लेके आइए। 1500 के आसपास अभी चल रहा होगा यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, और मैं इसको जरा 5 मिनट के चार्ट पे लगा के देखता हूँ। 1 2 3 यानी कि हर 5 मिनट में इसमें खरीदारी हुई है। अब आके थोड़ा सा ठहर सा रहा है, बस मेरे को यही चेक करवाना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये एकदम से बढ़ा और क्यों नहीं रहा, एक बार खुश आप चेक करेंगे। पहली 3 कैंडल 5 मिनट्स की स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा थक गया है। ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस है क्या कोई आसपास? जी हाँ डिम्पी, 15-20 के जो जोन्स हैं, 15-20 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास हमने इस पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा है ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स। तो दैट इज परहैप्स एक्टिंग आउट। बट अगर आप मुझसे थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप अभी भी लॉन्ग कर सकते हैं। थोड़ा स्लगिश है, लेकिन ट्रेजेक्टरी इसकी यहाँ पे अपवर्ड टर्न होते हुए नजर आई है। एक गैप है 1540 1545 के जो जोन है यहाँ तक का, ये आपको फिल होते हुए नजर आ सकता है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लें तो 1485 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। यहाँ पे 1540 ये आपका पहला टारगेट रहेगा। 200 डे मूविंग एवरेज जो है 1571 ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो डिप जो कुछ दिन पहले आया था उसके चलते अब जो रिकवरी देख रहे हैं, इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा फेवरेबल कर दिया है। सो ओवरऑल सेटअप यहाँ पे स्लगिश ही सही बट अप ट्रेंड में है। पोजिशनल बेट ले लीजिए, इंट्राडे के हिसाब से शायद आपको उतना मोमेंटम ना मिले, बट पोजिशनल बेट ले लीजिए तो 1540 1570 के लेवल्स भी ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। एक और शेयर भी है जो आज ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी बन रहा है और वो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है, वो है पराग मिल्क। एक बार जरा लेके आइए पराग मिल्क के चार्ट को सामने, और ये मैं देख रहा हूँ अक्टूबर 2022 वाली रेंज को भी ब्रेक कर रहा है, यानी कि करीब करीब 6 और 9 महीने का एक लंबा खासा एक ब्रेकआउट दे रहा है। इसमें ट्रस्ट करके बने रह सकते हैं और 130 तक के टारगेट मिल जाएंगे। कपिल एक बार आप जरा चेक करेंगे। जो स्टार्ट यहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ तो स्टॉक का जस्ट मोमेंट, मुझे कुछ टेक्निकली कुछ खेद है, तो यहाँ पे स्टॉक का मैं चार्ट फैच नहीं कर पा रहा हूँ। दिल्ली जी, मैं इस स्टॉक का चार्ट फैच नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। खुश आप देख के बता दीजिए। 113 पे चल रहा है, 130 तक जाएगा। डिपे बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटीज हैं कि चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं तो इसका जो डाउनफॉल था ये यहाँ पे क्लियरली आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। वीकली चार्ट पे भी इसमें आप देखिए तो 200 डे का जो इसका सेटअप है उसके ऊपर ये सस्टेन भी कर रहा है और 110 111 के इसके रेजिस्टेंस जोन्स थे। तो ओवरऑल जो सेटअप है यहाँ पे पॉजिटिव है। पोजिशनल बेसिस पे आई विल नॉट रूल आउट अ मूव अप टिल 130 ऑल्सो, और अगर आप थोड़ा सा और पेशेंस रखे स्टॉक में रुकना चाहें तो 145 के लेवल्स भी आपको ये आने वाले कुछ समय में दिखा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है इसको आप 99 के जो जोन्स हैं इसके आसपास 100 to 99 का जो लेवल है इसके आसपास लेके चले। रिकवरी इज अंडर वे, वॉल्यूम बैक अप मूव है, रैली सस्टेन हो सकती है यहाँ से। एक स्टॉक डिस्कस करूंगा मैं, कुछ आपसे डिस्कस करता हूं। मैं आपको दावा करता हूं कि आपसे हम लोगों ने 6-7 महीने से इस स्टॉक पे बात ही नहीं की है। इनफैक्ट आपने खुद भी शायद इसका चार्ट नहीं देखा होगा, लेकिन अब देयर इज इनफ रीजन टू बिलीव कि चार्ट जो है ना वो कुछ कह रहा है, और वो है पतंजलि। क्यों सही चुना? आपने देखा था क्या ये चार्ट हाल ही में? ये आउट ऑफ फेवर हो गया था स्टॉक,
लेकिन नहीं अजय, you're right. आप देखिए जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था उसके बाद इट्स बीन अ व्हाइल सिंस दिस हैज कम अपॉन एनीवन्स रेडार. सो बिल्कुल, एंड आई थिंक आपका टाइमिंग भी बिल्कुल सही है. नाउ इट हैज. सो अब देख के बताइए इस लेवल से क्या लगता है इसमें. देखिए इसमें जो फॉल आया था वो भी यहाँ पे हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. गैप्स जो थे ये फिल हुए. बस यही एक छोटा सा यहाँ पे कैवियट है कि 200 डे मूविंग एवरेज है इसका 1140 पे, ठीक जिसके पास ये ट्रेड कर रहा है. और अब ये ओवरहीटिंग टेरिटरी में चला गया है फ्रॉम द टेक्निकल पर्सपेक्टिव. तो ट्रेजेक्टरी तो इसकी बिल्कुल अपवर्ड्स है, बट मैं कहूंगा थोड़े से डिप का वेट करें. ये जो रेजिस्टेंस के पास बाइंग होती है ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है. यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा, बट मैं कहूंगा अगर 1100 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास मिले बिल्कुल बाय करके चले. यहाँ पे एक अच्छा खासा जो बॉटम है वो फॉर्मेशन होने के बाद अब ट्रेंड में स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है. ऊपरी स्तरों पे जो लेवल्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो है 1225 एंड 1275 के जो जोन्स है यहाँ तक. सो बस थोड़ा सा ही वेट है. 1100 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो बाय कर लीजिए. प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है. ओके, हीरो मोटो जरा देख के आइए वापस कैसा चल रहा है इस समय. इसमें डिप बाय हुई है नहीं हुई, कमजोर है, अभी भी कमजोर है. सीमेंट में बड़े नामों में अल्ट्राटेक सीमेंट काफी बढ़िया चल रहा है, भी 2600 की तरफ आ गया है. तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बाजार में पहले आधे घंटे में भी बना हुआ है. ये सारे बड़े इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जो खींच के रखे हुए हैं इंडेक्स को. इस समय देखिए रिलायंस करीब करीब 2600 के पास आता हुआ नजर आ रहा है. प्रियंका, आपकी नजर किधर जा रही है? मेरी नज़र भी ऐसी कुछ स्टॉक्स पे जा रही थी, लेकिन आज बैंक्स पे भी आप देखिए ना, बैंक्स और फाइनेंस में चेक कर रही थी कि L&T फाइनेंस कहाँ है, लेकिन आज ज़्यादा बड़ी मूव नहीं है वहाँ. आज फाइनेंस काउंटर्स देखें ना, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, फिर से आपको एक मूव दिख रही है क्योंकि बैंक्स प्लस हैं. तो क्या कोई और बैंक या फिर फाइनेंस काउंटर आप ऐड करेंगे कपिल? यहाँ पे जो बैंकिंग स्टॉक्स में मैं जो काफी टाइम से रडार में था और मुझे बैंकिंग स्टॉक में जो कुछ इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा, तो वहां पे सबसे पहली नजर मेरी EU बैंक पे जाएगी. क्योंकि लार्ज कैप में ऐसा कुछ देखने मिला था कि बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ऊपर जाने नहीं दे रहा था और एक्सिस बैंक, ICICI बैंक बैंक निफ्टी को नीचे आने नहीं दे रहा था. लेकिन कल के दिन में हमें काफी कुछ सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी. तो वहां पे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट हमें देखने मिलते रहते हैं दो बिग टाइटन्स के बीच में. लेकिन EU बैंक का एक मुझे लगातार एक सस्टेनेबल मोमेंटम देखने मिला था और एक अच्छा सा पैटर्न भी बना हुआ है इसका. तो यहाँ पे मेरा एक ध्यान बनेगा EU बैंक के, यहाँ पे जो काफी एक पॉजिटिव मोमेंटम के बुलिश कंटिन्यूएशन साइन भी दे रहा है. थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं वेट करूंगा. 774 पे चल रहा है, तो 782 के लेवल एक बार ब्रेक आउट कर देता है तो फिर से मुझे वहां पे देखने मिल रहा है कि कुछ एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन वहां पे देखने मिले. चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिपार्ट्स के MD साहब को जोड़ते हैं. यूनिपार्ट्स एक हाल ही में आई हुई IPO की हुई कंपनी है. ये बहुत एक यूनिक कंपनी है क्योंकि ये ग्लोबल अर्थ मूवर्स और आपके फार्म इक्विपमेंट ग्लोबल कंपनीज को अपना कारोबार करती है, उनके लिए पार्ट्स बनाती है, इसीलिए यूनिपार्ट्स इनका नाम है. CMD गुरदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए. सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताइए सबसे पहले कि आपके जो सबसे बड़े दिग्गज कस्टमर्स हैं ग्लोबली वो किस तरह की ट्रैक्टर डिमांड, फार्म इक्विपमेंट डिमांड की बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें वहां थोड़ी सी मॉडरेट होती हुई नजर आई है डिमांड. क्या आपको US में हेल्दी डिमांड दिखती है? जॉन डेयर की कमेंट्री कैसी देखी आपने? पहले तो थैंक यू अपने शो के में लेने के लिए. मैं ना ये जो डिमांड है जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की है USA में जो है, वो जो बिग ट्रैक्टर्स हैं जो सीरियस फार्मिंग वाले हैं वो स्टेबल टू पॉजिटिव है एज पर आवर कस्टमर्स. और जो स्मॉल ट्रैक्टर है वो थोड़ा सॉफ्ट है. जो यूरोप है उसके अंदर भी स्टेबल टू स्ट्रॉन्ग का इंडिकेशन आ रहा है बेस्ड ऑन द ऑर्डर जो हमारे पास आ रहे हैं. और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो तो है ही काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है. दो रीजंस की वजह से. एक तो 1 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल USA का है उसका काफी इफेक्ट आ रहा है. और दूसरा हमारे लिए तो China+1 का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए. तो ये स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं. जो थोड़ा सा सॉफ्ट एक जगह और जो चल रहा है वो है आफ्टर मार्केट या रिप्लेसमेंट मार्केट जो USA यूरोप की है थोड़ी सॉफ्ट है. और वो इसलिए हमारे लिए सॉफ्ट है क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा है. जो इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी सिस्टम में उसका करेक्शन हो रहा है. तो हम देख रहे हैं कि Q1 हमारा और थोड़ा सा Q2 थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन पूरे साल के लिए हम अभी भी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ इंडिकेटर दे रहे हैं.
गुरदीप जी, आपकी बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो हाई इन्वेंट्री लेवल्स की बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने भी इस बारे में जिक्र किया है? क्या आपको इन्वेंट्री लेवल्स करेक्ट होते हुए दिखते हैं यहाँ से? तो ये जो इन्वेंट्री बिल्डअप है, ये लोगों ने जो ज्यादा माल खरीद लिया था करीब 6-8 महीने पहले भी, क्योंकि वो डिस्टर्बेंसेस इतनी हो रही थी सप्लाई चेन में, तो उसका अब क्योंकि सप्लाई चेन बिल्कुल ठीक हो गई है, इनफैक्ट जो शिपिंग टाइम भी जो था, जो 90 से 95 दिन चला गया था, अब वो 55 से 60 दिन पे आ गया। तो जो इसका इन्वेंट्री बिल्डअप था यूएसए यूरोप में, वो लोग उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। मतलब ये है कि जो आगे सेल है वो ठीक है, लेकिन हमसे परचेज थोड़ी सॉफ्ट है क्योंकि अपना वो इन्वेंट्री को निकाल रहे हैं, लेकिन आगे मार्केट काफी स्टेबल है उनके लिए। और ये मैं समझता हूँ कि Q1 में मोस्टली इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और Q2 में ऑलरेडी हमारे जो ऑर्डर बुक है वो जुलाई से अगस्त तक तो हमें लग रहा है कि काफी बैलेंस वापस आ रही है। ऑलराइट, सोनी जी, आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट 3PL सेगमेंट में तो लीडर हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, चाहे 60 HP ट्रैक्टर्स हो, उससे बड़ी की कैपेसिटी के हो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ग्रो करने के आपके क्या प्लान्स हैं? बिल्कुल, एक्चुअली जो ओवरऑल हमारा मार्केट शेयर है ग्लोबल, वो 16.7% है, जिसमें से छोटे ट्रैक्टर में 25% है और बड़े ट्रैक्टर में अभी केवल 8% है। लेकिन जैसे कि हम साथ में भी कहा था कि हमने कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसमें बड़े हॉर्स पावर के लिए, और उसकी वजह से हमें अब ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट 2 न्यू कस्टमर्स जो हमें मिले हैं अबव 70 हॉर्स पावर के अंदर, वो है केस न्यू हॉलैंड एंड एग्को, यूएसए एंड यूरोप में। तो इसमें 70 प्लस हॉर्स पावर में हम देख रहे हैं कि अब हमारा शेयर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, हमने नंबर्स आपके अच्छे देखे हैं। इनफैक्ट आपने एबिटा के फ्रंट पे तो ग्रो किया है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी म्यूटेड रही है। आप रेवेन्यू गाइडेंस क्या देना चाहेंगे हमें FY24 के लिए? तो अगर आप हमारे रेवेन्यू नंबर्स देखें Q3 और Q4 के, तो वो Q4 उसको मैं नहीं मेजर करना चाहता, मैं तो पूरे साल के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ कि पिछले साल पूरे साल में हमारा 1366 करोड़ का सेल हुआ है, और 313 करोड़ का बेटा है जो कि 15.3% ऊपर है, और 204.8 करोड़ का पैट है जो 22.4% है, और बेटा नंबर 22.9% है। लेकिन ओवरऑल हम एक 3 नंबर की बात करते हैं, 21, 14 एंड 7, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा 21% बेटा गाइडेंस है, 14% पैट गाइडेंस है, और 7% फ्री कैश का गाइडेंस है। इसके अलावा इनफैक्ट पिछले साल हमारा ROCE 35.9% रहा है एंड ROE 27% रहा है। हमने 6 रुपीस का डिविडेंड भी पे आउट कर दिया है, सेकेंड डिविडेंड, और फर्स्ट को मिला के तो 31% डिविडेंड पे आउट किया है, जो गाइडेंस हमने 25% का दिया था। तो ओवरऑल द नंबर्स आर वेरी गुड, और जैसे मैंने कहा फॉर द करंट ईयर हम 9% टॉप लाइन का गाइडेंस दे रहे हैं ऑन हाई सिंगल डिजिट का। ठीक है, ऑलराइट गुरदीप जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल्याण ज्वेलर्स आपको सुबह बताया था 6.5 करोड़ शेयर का ब्लॉक हुआ है, अच्छे हाथों ने लिया है माल। आज भाव देख लीजिए आप। फिर हम बात करते हैं कपिल से। कपिल, कल्याण ज्वेलर्स क्या ये ब्रेकआउट की श्रेणी में आ गया है? यहां से चलेगा स्टॉक? और बात कर रहे थे 122 का इसका एक अपर बैंड ऑफ कंसोलिडेशन टेस्ट था, वहां तक टेस्ट करना चाहिए, तो वो उसको लांग के भी ऊपर आ गया है, 126 के यहाँ पे चल रहा है, तो ऑफकोर्स इसको हम ब्रेकआउट मान सकते हैं। और 122 के बाद में जो उसका नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, वो उसका पहले का जो उसका हाई बना था, 2 टाइम जो प्राइसेस ने हाई बना के नीचे आया था, वो 132 लेवल का है, तो 126 पे है अभी भी, और इजाफे की गुंजाइश बनती है, और 132 की अपसाइड पोटेंशियल बनता है स्टॉक में। IKEO जो एक LED लाइटिंग कंपनी है, इसका हाल ही में IPO बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया इन्वेस्टर्स ने। कुछ 70 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था। उसके भाव, अर्ली भाव सेटलमेंट होने शुरू हो गए हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे जल्दी। हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें बताया, लेकिन स्क्रीन पे नहीं बताया। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आइए। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, वापस आएंगे। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। आज हमने देखा है कि ये डॉक यार्ड और शिपयार्ड स्टॉक्स में एक रिन्यूड बाइंग आ रही है। कोचिन शिपयार्ड तेजी में है, मैसगांव डॉक तेजी में है। राहुल जरा दोनों के चार्ट्स में देख के बताइए किसमें ज्यादा जूस है यहाँ से? कोचिन शिपयार्ड का अगर आप स्टॉक देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है 587 जो 1% दूर है,
तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है स्टॉक को अपसाइड की तरफ। तो कोचिन शिपयार्ड विल बी अ प्रेफर्ड बेट। 587 का लेवल जो 1% दूर है उस पे नजर रखना चाहिए। 587 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो लॉन्ग कर सकते हैं कोचिन शिपयार्ड को। कल आप मिड कैप इंजीनियरिंग स्पेस में बात कर रहे थे कि वहाँ तेजी है, आज आपको उसी स्पेस में कुछ और काउंटर्स भी दिख रहे हैं कि किर्लोस्कर जैसे काउंटर्स में भी 5% की मूव है। कुछ और कैपिटल गुड नेम्स में सुज़लॉन तो चल ही रहा है, लेकिन किर्लोस्कर आज कुछ दिनों के बाद आज फिर से अच्छी एक्टिविटी में दिख रहा है, 5% की तेजी। इसके चार्ट चेक करके एक बार बताएंगे कुछ? प्रियंका, आप ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, राइट? प्रियंका? यस खुश, सॉरी। यस जी हाँ, सो अगेन ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। बस यही है कि ये जो 604 605 के जो जोन्स हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। इसके लिए अगर मैं देखूं तो पिछले कुछ समय से इसी लेवल से ये टर्न अराउंड हो जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। ये 605 के जो लेवल्स हैं, इनको कन्विंसिंगली क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज होगा, तब आप एक फ्रेश ब्रेकआउट इस पे आते हुए देखेंगे, जो स्टॉक को 625 और 645 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक लेके जा सकता है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लें। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स है, लेकिन फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करें, बिकॉज थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक या तो टाइम स्पेंड करे या थोड़ा सा यहाँ से डिप ले। तो 605 के ऊपर फ्रेश बाइंग इनिशिएट करे, ये सलाह रहेगी। इन दैट केस जो आपका स्टॉप लॉस है ये 590 के करीब रहेगा। नजर जा रही है प्रियंका की सोच नहीं रहा है, सूरज की ऐसी रोशनी लगी है इसको कि चार्जिंग पूरी हो गई है इसकी, 15 रुपए हो गया है, पूरा रिन्यूएबल हो ही गया, रिन्यूड हो गया। हाँ देखिए, लेलैंड ने आज, हमने आपको सुबह 8 से 9 में बताया था कि मैनेजमेंट ने कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की इंडिकेशंस दी हैं कल अपनी एनालिस्ट मीट में। 4% ऊपर है, लेकिन फिर भी अगर ये भाव देखें आप, ऐसा नहीं कि ये इसका नया भाव आ गया है। रेड्डी साहब का 1 साल का ग्राफ देखिए, पहले भी हो चुका है ये भाव ने। क्या ये इस बार सस्टेन करेगा इसके ऊपर? राहुल आप बताएं। चार्ट पूरे ऑटो पैक का भी आप नोटिस करेंगे, सारे स्टॉक्स बेहतरीन लग रहे हैं। ऑल्दो रैली हो चुका है काफी, अभी भी स्टीम लेफ्ट है रैली में। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि अशोक लेलैंड हमारे एक फंड में है, तो आज भी लॉन्ग कर सकते हैं अशोक लेलैंड, और अभी भी एक अच्छा ब्रेकआउट से मूवमेंट आ रहा है। तो अभी हाल ही में 154 और 143 पे एक बेहतरीन डिमांड जोन भी है, तो अगर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है 154 पे आके फिर से बाउंसी देखने को मिलेगा स्टॉक में। ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म बुलिश है हम अशोक लेलैंड। यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं फ्राइडे के हिसाब से पूछ रहा हूँ, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बॉटम बन गया है, ऐसा लगता है चार्ट्स पे देख के। इसका 6 महीने का चार्ट देखिए, 900 रुपए का भाव हो गया, 700 वाला 900 हो गया है। कुछ यूनाइटेड स्पिरिट्स का बॉटम बन चुका है क्या? ये देखिए क्या भाव चला है नीचे से। अजय देखिए, आप अब चाहे जो बोल लें, लेकिन दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि आज फ्राइडे है और आप ये स्टॉक पूछ रहे हैं। आई नो यू हैव गिवन अ डिस्क्लेमर, बट दिस इज टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस, राइट? वेल, दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। सीरियसली अगर देखें तो यू आर राइट। अगर हम देखें 700 वाला तो अच्छा खासा जंप दिया ही था, बट मेरे लिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मूव ये है कि 870 से लेके 885 के जो जोन्स हैं, इसमें स्टॉक ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया था फॉर द लास्ट 10 ऑड सेशंस। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब टिपिकली आप देखेंगे तो ये जो 900 के जो राउंड फिगर्स हैं, यहाँ पे एक जरा सा रेजिस्टेंस रहता है। ऑप्शंस डेटा भी अगर देखेंगे तो इन्हीं राउंड फिगर के जो कॉल्स हैं, यहाँ पे आपको राइटिंग देखने मिलती है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर सस्टेन करता है, 900 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो कॉल्स जो राइटर्स हैं उनको भी शॉर्ट्स कवर करने आना पड़ेगा। इनफैक्ट आज भी हम इसमें अनवाइंडिंग देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, अपवर्ड रैली जो है ये कंटिन्यू रह सकती है। परहैप्स नेक्स्ट फ्राइडे वी कैन रिविजिट दिस अगेन एंड चेक। 935 का मेरा इसमें पहला टारगेट रहेगा। 960 के करीब जो इसने रीसेंट हाई बनाया था, ये दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 885 का लेके चले। ओके, ठीक है। थोड़ी मेटल्स में तेजी हुई तो थोड़ा प्लेटफॉर्म पे भी तेजी दिख रही है क्या? एमसीएक्स में आप देखें तो वहाँ प्राइस एक्शन में भी है और लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है। क्या एमसीएक्स के स्टॉक में आप बाइंग करेंगे राहुल? क्योंकि मेटल्स तेज हैं तो प्लेटफॉर्म में भी एक रिएक्शन तो आ रहा है। तो एमसीएक्स में ऑल्दो ये कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है, आज नोटिस करना बाकी है कि ये पैटर्न सस्टेन होगा कि नहीं, तो थोड़ा वेट करेंगे एमसीएक्स में। अगर प्राइस सस्टेन होता है और आज डे के हाई के आसपास क्लोज होता है या करंट मार्केट प्राइस पे भी क्लोज होता है, तो कल नोटिस करेंगे अगर 1595 क्रॉस होता है तो एक 2 बुलिश हो जाएंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, हम लॉन्ग जा सकते हैं इस पे। तो 1595 इज द लेवल टू वॉच आउट, जो 1% दूर है करंट मार्केट प्राइस से। राइट, ठीक है, फाइन। एक छोटे से